हेलो, कैसे हैं आप लोग। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब बहुत ही ज्यादा नजदीक है, मुश्किल से 10 दिन रहे हैं। आपकी तैयारी कैसी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज हम शुरू करने वाले हैं लाइट का चैप्टर, वन शॉट के अंदर क्लियर कर देंगे और मैं बहुत ही तेजी से पढ़ाऊंगा। अगर आपके क्वेश्चंस क्लियर नहीं है और ये चैप्टर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो इस चैप्टर के बाद में, इस वीडियो लेक्चर के बाद में आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे और मेरा यकीन मानो यहां से ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि 30 से ज्यादा अपन पीवाईक्यूज कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता यहां से बाहर बोर्ड के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। और एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, इस चैप्टर को खत्म करने के बाद में मैं मैराथन सीरीज शुरू करने वाला हूं पूरी क्लास 10 साइंस की, यानी कि उसके अंदर अपन केमिस्ट्री का मैराथन रन करेंगे, फिजिक्स का एंड बायोलॉजी का, जिसके अंदर अपन एक ही वीडियो में एक ही सिटिंग के अंदर केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, अगले सिटिंग के अंदर बायोलॉजी और उसके बाद फिजिक्स को एक ही वीडियो के अंदर खत्म कर देंगे विद क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यूज आपके बोर्ड के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। तो इस चैप्टर को शुरू करते ही सबसे पहले जो क्वेश्चन दिमाग के अंदर आता है कि भाई लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। तो सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन देखते हैं। देखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। When light falls on a object and enters our eyes, we are able to see that object। यानी कि लाइट जो है एनर्जी की ही एक फॉर्म है जो कि हमारी मदद करती है चीजों को देखने में। अब कैसे मदद करती है आइए देखो। ये है सन से लाइट की रेज आई इस ऑब्जेक्ट पर, टकराई और टकराने के बाद हमारे आईज के अंदर एंटर की, इस वजह से ये ऑब्जेक्ट हमें दिखा। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को देख पाते हैं। मान लीजिए कोई डार्कनेस जगह है, अंधेरी जगह है, वहां पर लाइट की रेज नहीं होती है, इस वजह से हमें चीजें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब अपन लाइट के बारे में थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट ऑफ लाइट, लाइट के बारे में कुछ ऐसे बातें जो कि लाइट को स्पेशल बनाती है। देखो, लाइट हमेशा ही स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है, एक सेकेंड, स्ट्रेट लाइन का मतलब है इस तरीके से वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रोपेगेट करती है, इसलिए अपन इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट हमेशा ही स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रोपेगेट करती है और इस प्रॉपर्टी को बोला अपन ने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और लाइट से तेज इस यूनिवर्स के अंदर कुछ भी नहीं है। यह फैक्ट आप सभी को पता होगा कि लाइट से तेज कुछ भी नहीं चलता है। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। यानी कि अगर आप बोलो एक, तब तक लाइट 3 लाख किलोमीटर दूर जा चुकी होगी। यस, लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है। आप देखो दोस्तों, ये रेफरेंस की बात करें अपन अर्थ पर, लेकिन अगर अपन बात करें यूनिवर्स के प्रोस्पेक्टिव से तो ये लाइट की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है, क्योंकि लाइट को अपने जो नियरेस्ट स्टार है वहां तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि यूनिवर्स कितना ज्यादा बड़ा है। चलो, उसके बाद में तीसरा फैक्ट यह है कि लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं है चलने के लिए। मीडियम का मतलब होता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं और यहां पे कोई मोहतरमा बैठी होती तो मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने से यहां के एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट हुए होंगे, इस वजह से वो मोहतरमा मेरी बात सुन पाती। बैठी नहीं है अभी, तो होती तो सुन पाती। लेकिन दोस्तों, लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई भी एयर पार्टिकल्स या कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। लाइट तो वैक्यूम के अंदर ही चली जाती है। ठीक है, इसलिए ये तीसरा फैक्ट हो गया कि लाइट जो है वैक्यूम के अंदर भी चल सकती है। ये थे लाइट के बारे में फैक्ट्स। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इस पूरी वीडियो के अंदर अपन कवर करेंगे। यही आपके एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक्स हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे लाइट के रूल्स। तो फिर पीछे देखा वो क्या था, पीछे भाई मेरे फैक्ट्स थे लाइट के बारे में जो कि थोड़े से इंटरेस्टिंग थे, सुनने में मजा आता है। लेकिन यहां पढ़ेंगे लाइट के रूल्स। उसके बाद में देखेंगे मिरर क्या होता है, मिरर के टाइप देखेंगे और देखेंगे रिफ्लेक्शन कॉन्केव मिरर से एंड कॉन्वेक्स मिरर से और उनके यूज क्या होते हैं डेली लाइफ में। वही जब अपन इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है, फिर वो सी पे आता है, फिर एफ पे आता है, तो किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगी वो अपन इस तीसरे टॉपिक के अंदर देखेंगे। फिर अपन देखेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस देखेंगे एंड सबसे लास्ट में देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, और देखेंगे स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स है। इन टॉपिक्स के साथ साथ अपन करेंगे पीवाईक्यूज। 20 से ज्यादा पीवाईक्यूज अगर अपन कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता यहां से बाहर क्वेश्चन बनेगा। ईमानदारी से आप बस क्वेश्चन करते जाओ, टॉपिक्स पढ़ा, टॉपिक के बाद में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको टाइम दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व होता है तो ठीक, नहीं तो मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन मेरे करवाने के बाद में भैया आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है। चलो, अब अपन देखते हैं सबसे पहले लाइट के रूल्स। देखो, ये वाला रूल तो अपन ने फैक्ट के अंदर देख लिया कि लाइट हमेशा ही
एक स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रोपगेट करती है इस प्रॉपर्टी को, या फिर लाइट के इस कैरेक्टर को अपन ने नाम दे दिया रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। चलो ये फैक्ट तो आपको पता है। अब अपन देखते हैं रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज, कि भाई लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वहां पर कुछ रूल्स होते हैं कि वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेगी। कैसे कैसे कैसे, आओ देखो। देखो ये है एक चिकनी सतह। चिकनी का मतलब होता है, चिकनी का मतलब होता है पॉलिश्ड सरफेस। ये पॉलिश सरफेस है, और पॉलिश सरफेस के लिए मैं ले लेता हूं मिरर। मिरर जो होता है पॉलिश सरफेस ही तो होता है, वहां से लाइट जो है बाउंस बैक कर जाती है। अब देखो लाइट कैसे ट्रेवल करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेट करती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन आई 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 टकराई 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 और ये रिफ्लेक्ट हो गई। यही तो होता है रिफ्लेक्शन, लाइट का आना और चिकनी सतह से टकराना और उसी मीडियम के अंदर बाउंस बैक हो जाना, उसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन। जो लाइट आई है, लाइट की रे, उसको अपन ने नाम दे दिया, इस लाइट को जो आ रही है इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये रही इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। और ये हो गई रिफ्लेक्ट, इसको बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्शन रूल सबसे पहला ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड जो ये मिरर है, इनके बीच में एक आता है नॉर्मल। ये इमेजिनरी लाइन होती है बेसिकली, ये होती है नॉर्मल। ये नॉर्मल बेसिकली क्या होता है, ये है मिरर। मिरर के साथ ये बनाता है 90 डिग्री का एंगल, कौन, नॉर्मल। और ये होता क्या है, इमेजिनरी लाइन होती है। अब देखो अब देखो ये जो मिरर, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये पूरा का पूरा जो आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये सभी होगा एक ही प्लेन में। ये बोलता है रूल नंबर 1 रिफ्लेक्शन का। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझाने के लिए मुझे आपको एक इमेज दिखानी पड़ेगी। देखो ये है लेजर लाइट, यहां से लेजर की लाइट निकली, मिरर से टकराई और बाउंस बैक हो गई, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन हो गया। ये है इंसिडेंट रे, ये व्हाइट कलर है, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहां कहीं पर नॉर्मल होगा, इमेजिनरी लाइन होती है दिखाई नहीं देती, लेकिन अपन मानते हैं ये नॉर्मल है, जो कि इस मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब मेरी बात सुनो, एक ही प्लेन में होने का मतलब ये है कि ये जो लाइन सॉरी जो ये इंसिडेंट रे है, ये आई टकराई और इसी डायरेक्शन के अंदर गई। अगर ये जो लाइट की रे है रिफ्लेक्टेड, वो इस तरीके से ना होकर के इस तरीके से आपकी तरफ आ जाती, तो इसका प्लेन चेंज हो जाता। एक ही प्लेन का मतलब ये है कि ये आपको जो पीछे व्हाइट पेपर दिख रहा है, इस पेपर के पैरेलल ही रहेगा नॉर्मल भी, इंसिडेंट रे भी एंड रिफ्लेक्टेड रे भी। ये एक ही प्लेन में है। ये देखो ये आई और ये गई, ये एक ही प्लेन में है। लेकिन अगर ये आपकी तरफ आ जाती तो इसका प्लेन चेंज हो गया, और अगर ये इस व्हाइट पेपर की तरफ चली जाती तो भी इसका प्लेन चेंज हो जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये जिस प्लेन के अंदर है उसी प्लेन के अंदर रहेगी। ठीक है। ये होता है रिफ्लेक्शन का रूल नंबर 1। एक सेकेंड ना, ओके। तो रूल नंबर क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारा का सारा एक ही प्लेन में होता है। और प्लेन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब देखो दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल ये बोलता है कि इस मिरर, ये है मिरर, इस मिरर और इस इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना, उसको अपन ने एंगल दे दिया एंगल आई। ठीक है। मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बना, उसको अपन ने नाम दे दिया एंगल आर। तो दूसरा रूल ये बोलता है कि जो एंगल आई है वो बराबर होगा एंगल आर के, हमेशा ही इस यूनिवर्स में कहीं पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो। ओके। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में होते हैं बराबर। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। यही है दूसरा लॉ। द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, आई इज इक्वल टू आर। ओके। चलो ये अपन ने देख लिया है। अब अपन क्या देखते हैं, अब देखते हैं मिरर के टाइप। सबसे पहले तो मिरर क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। मिरर इज अ स्मूथ पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट एंड फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मिरर के सामने आप एक ऑब्जेक्ट रखोगे तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। इमेज क्यों बनी, ऑब्जेक्ट से होते हुए लाइट की रेज आई होगी, मिरर से टकराई होगी, रिफ्लेक्ट हुई होगी, इस वजह से उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनी, मिरर में बनी। अब देखो मिरर कितने टाइप के होते हैं, मिरर होता है 3 टाइप के, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो प्लेन मिरर जो होता है वो होता है एकदम स्ट्रेट, उबड़ खाबड़ नहीं होता है, ना तो इस तरीके से होगा ना इस तरीके से, एकदम प्लेन। ठीक है। अब इस प्लेन मिरर की खास बात ये होती है कि इस प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखो अपन, जैसे कि ये मोहतरमा बैठी है, इन मोहतरमा की जो हाइट है वो सेम हाइट बनेगी इमेज के अंदर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी
जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी मिरर से, उसी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी और उसी हाइट की इमेज बनेगी। यानी कि प्लेन मिरर आपकी इमेज के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा का वैसा वो दिखाता है, किसमें, इमेज की फॉर्म में, मिरर में, ठीक है। लेकिन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो आपकी इमेज के साथ छेड़छाड़ करते हैं, या तो आपको बहुत ही ज्यादा छोटा दिखा देंगे या फिर आपको बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखा देंगे। तो ये कैसे बड़ा दिखाते हैं, कैसे छोटा दिखाते हैं, और इनके बड़े दिखाने और छोटे दिखाने में जो यूज है डेली लाइफ में, वो अपन कैसे करते हैं वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़े से रूल्स अपने को देखने पड़ेंगे। तो अपन ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। अब ये टर्मिनोलॉजी क्यों है, क्या है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझो। देखो, ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली यूज होती है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के सेंस में। अब कैसे होती है आओ देखो। देखो, ये है एक स्फीयर। स्फीयर का मतलब पता है गोला, जैसे कि होती है एक टेनिस बॉल, जैसे कि बॉल, बॉल क्या होती है, गोला ही तो है। अब देखो ये एक क्या है, स्फीयर है जो आपको दिख रहा है, लेकिन ये स्फीयर मैंने यहां पे ग्रीन कलर का दिखाया है। बेसिकली ये जो स्फीयर होगा वो होगा चमकीला, यानी मिरर टाइप का, पॉलिश्ड होगा, ठीक है। यानी कि उसके अंदर अपनी इमेज दिखेगी, अपन इस गोले के सामने खड़े होंगे तो अपना थोबड़ा इसके अंदर दिखेगा, ओके। लेकिन अब यहाँ पे मैं वैसे दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर का दिखाया। आप थोड़ी सी इमेजिनेशन करो। अब देखो, ये क्या है, एक स्फीयर है जो कि अंदर से है होलो। होलो का मतलब है खोखला। क्या इस स्फीयर का सेंटर पॉइंट कहीं यही होगा? ये क्या, एक सेकेंड अच्छा आप देखो, इस स्फीयर का सेंटर पॉइंट कहीं यहां होगा, ये होगा इसका सेंटर पॉइंट। अब अगर इस सेंटर से मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं तो क्या ये इसकी रेडियस होगी? बिल्कुल, ये इसकी रेडियस ही होगी। बस मुझे यही बताना था। इस स्फीयर का ये मिडिल पॉइंट क्या है, इसका सेंटर, और इस सेंटर से मैं इसके कर्वेचर तक, ये जो कर्वेचर दिख रहा है आपको, यहां तक एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो क्या रेडियस के बराबर होगी? जी हाँ, ये होगी इस स्फीयर की रेडियस। अब देखो, इस स्फीयर को मैंने बीच में से कट किया तो इस तरीके से दो हाफ पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो गया। अब आप समझो, इस पार्ट को मैं यहां लेकर के आया, क्या ये आपको केव की शेप में दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखो, जो लाइट की रे आएगी वो अंदर जाएगी, है ना, अंदर जाएगी और रिफ्लेक्ट होगी, तो ये केव की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव। और इसको क्या मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं? बिल्कुल, मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूं। ये दिखा रहा है बेसिकली कि ये एक कॉनकेव मिरर है और इसका स्फीयर कुछ इस तरफ होगा। यानी कि अगर इसको मैं पूरा ड्रॉ करता तो ये स्फीयर इस तरफ होता, लेकिन इसको अपने बीच में से कट कर दिया। अब देखो, समझो, ये जिस स्फीयर का पार्ट था उसका सेंटर पॉइंट कहीं यहां कहीं होगा, ये होगा इसका सेंटर पॉइंट होगा। इस सेंटर पॉइंट से अगर मैं इसके कर्वेचर के मिडल तक एक लाइन ड्रॉ करूं, ये यहां पर, और इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं P, ठीक है, तो क्या ये रेडियस होगी इस स्फीयर की? क्या ये रेडियस होगी? बिल्कुल, ये होगी रेडियस। इसको इस तरीके से दिखाते हैं ताकि अपन इसको दिखा रहे हैं कि ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ओके। तो ये क्या है, रेडियस, और ये पॉइंट P क्या बता रहा है कि इस कर्वेचर का मिडिल पॉइंट P। अब ये टर्मिनोलॉजी आप आसानी से समझ जाओगे। देखो, सबसे पहले है पोल। पोल क्या दिखा रहा है कि इस कर्वेचर का मिडिल पॉइंट क्या है, पोल। और ये जो सेंटर है, ये इस कर्वेचर का क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। तो इसको अपन ने बोल दिया कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन को अपन ने नाम दे दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। और इस लाइन की जो लेंथ है वो क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गई बात? ये जो लाइन की लेंथ है, सी से पी तक की जो लाइन है, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर होगी। और इस लाइन को नाम दे दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो सेंटर पॉइंट है, ये इस कर्वेचर का सेंटर पॉइंट रहा होगा, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो मिडिल पॉइंट है पी, जो इस कर्वेचर पर, उसको नाम दे दिया पोल, सॉरी, ठीक है। अब आप इसे देखो, ये क्या है, क्या ये कॉन्वेक्स मिरर है? अगर ये कॉनकेव है तो ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर को पहचानेंगे कैसे, कि ये बाहर से उभरा हुआ होगा। उभरा हुआ इन द सेंस इस तरीके से, इस तरीके से बाहर से उभरा हुआ है, और यहीं पर लाइट क्या होगी, आएगी और यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, आएगी और टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसलिए इसको अपन ने नाम दे दिया कॉन्वेक्स मिरर। इसके सेंस में क्या होगा, टर्मिनोलॉजी वो देख लेते हैं अपन, क्या होगी टर्मिनोलॉजी। देखो, इसका सेंटर पॉइंट इस तरफ होगा, कहीं पर इस तरफ, क्योंकि ये देखो, अगर मैं पूरा गोला बनाऊंगा तो पूरा गोला स्फीयर इस तरफ बनेगा, इस तरफ थोड़ी ना बनेगा, इस तरफ बनेगा। तो इसका सेंटर पॉइंट कहां होगा, यहां कहीं होगा। तो ये लो सर सेंटर पॉइंट, यानी कि ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की मिडिल पॉइंट तक, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया P, ओके। अब इस
जो ये लेंथ है इसको अपन ने नाम दे दिया रेडियस, ये रेडियस होगी और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस और रेडियस में समझ में आया। देखो ये जो लाइन है इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन इसकी जो लेंथ होगी वो रेडियस के बराबर होगी, यानी कि वो रेडियस होगी। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसके सेंस में? कॉन्वेक्स मिरर के सेंस में। टर्मिनोलॉजी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी नहीं, वो आपसे नहीं पूछेगा इसकी डेफिनेशन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन टर्मिनोलॉजी का सेंस क्या होता है, इसलिए मैंने ये आपको बताई। चलो अब अपन देखते हैं इमेज फॉर्मेशन की कंडीशंस को। देखो सबसे पहली कंडीशन ये है कि कम से कम दो लाइट की रे एक दूसरे को इंटरसेप्ट करनी चाहिए, कट करनी चाहिए। अब देखो कम से कम दो से तो ज्यादा हो ही सकती है, लेकिन दो तो कम से कम एक दूसरे को कट करनी ही चाहिए। कट करने का मतलब है इस तरीके से, अगर मान लो लाइट की रे कट की तो वहां पर बन जाएगी इमेज, और अगर ये रियल में कट कर रही है तो इमेज भी कैसी बनेगी? रियल बनेगी। अगर आप काम रियलिटी में कर रहे हो तो उसका फल भी आपको रियलिटी में ही मिलेगा। लेकिन मान लो लाइट की रे इमेजिनेशन में कट कर रही है, यानी कि रियल में एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, तो उसकी इमेज भी कहां बनेगी? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनेशन में, यानी कि अगर आप काम इमेजिनेशन में कर रहे हो तो आपको फल भी इमेजिनेशन में ही मिलेगा। जाहिर सी बात है इमेजिनेशन में किए हुए काम का जो आपको फल है वो भी इमेजिनेशन में मिलता है, रियलिटी में नहीं मिलता। तो बेसिकली अगर लाइट की रेज देखो ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर इनको अगर पीछे मिला है कहीं पर, कह रहे भाई अगर ये पीछे मिलती तो कहीं यहां कट कर दी और यहां इसकी इमेज बन रही है, तो मुझे बताओ क्या ये जो लाइट की रे है क्या रियल में इन्होंने कट की? नहीं, ये इमेजिनेशन में कट की। तो जो इमेज होगी वो भी कैसी होगी? इमेजिनेशन, यानी कि वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। और अभी सर लाइट कैसे कट करेगी, कैसे क्या होगा, एक एक चीज बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, चिंता मत करना, समझाते हुए पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखो अब देखो रे के रूल पढ़ लेते हैं। रे रूल्स क्या होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा क्विक बता देता हूं क्या होता है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट की रेज जो अपन ने अभी कॉनकेव मिरर बनाया था इस तरीके से, ये कॉनकेव मिरर है, ये अपन ने सेंटर पॉइंट बनाया था, इस सेंटर पॉइंट से अपन ने एक लाइन ड्रॉ की थी, ये था P, और ये टुक 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 ये दिखा रहा है कि ये मिरर है। अब देखो अब रे रूल अपने को ये बताएगा बेसिकली कि लाइट की रे रिफ्लेक्शन के बाद में ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पूरे लाइन को अपन ने क्या नाम दिया था? प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस से कहां से निकलेगी और निकलने के बाद में उसका आउटपुट कैसा होगा? क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से आराम से आराम से। देखो मैं कॉनकेव मिरर की हेल्प लूंगा आपको रे रूल समझाने के लिए, ठीक है। ये है सेंटर पॉइंट, यहां तक तो पता है ना, सेंटर पॉइंट से ये देखो एक लाइन ड्रॉ की, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पीछे भी हो सकती है, ये पीछे तक मैंने बना दी, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। ओके, अब देखो रे रूल, पहला रे रूल ये बोलता है कि अगर लाइट की रेज इंफिनिटी से आ रही है इस तरीके से पैरेलल, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल लाइट की रे आ रही है, कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से आ रही है, तो वो यहां इस मिरर से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होगी। और सेम की सेम अपने को कम से कम दो रे चाहिए, तो ये देखो दूसरी रे, और ये टकराई। टकराने के बाद में ये पहला रूल ये बोलता है कि अगर लाइट की रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो जिस पॉइंट से निकलेगी वो पॉइंट होगा फोकस। इस मिरर का क्या होगा? फोकस। यानी कि लाइट की रे पैरेलल आई, रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस से निकलेगी, जिस पॉइंट से निकलेगी उसको अपन बोलेंगे फोकस, ठीक है। तो रूल नंबर 1 हो गया, लाइट की रे पैरेलल आई, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से निकलती है, ये हो गया इसका फोकस। C इज इक्वल टू होता है 2f। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो P और F के बीच की डिस्टेंस अगर मान लो 2 सेंटीमीटर है तो F और C के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर, यानी कि C और P की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2f के बराबर। C इज इक्वल टू 2f। समझ में आई बात? यानी कि ये रेडियस जो C से P की जो बीच की डिस्टेंस है वो है रेडियस। इस रेडियस की डिस्टेंस मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, तो मुझे ये बताओ P और F के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर मुझे को F नहीं दे रखा हो और सिर्फ रेडियस दे रखी हो तो क्या मैं F निकाल सकता हूं? थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि अगर मैंने कहा कि भाई किसी कॉनकेव मिरर की रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ उसकी फोकस कहां पर होगा? तो आप बता सकते हो, हमें पता है कि F क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है? 2f। अगर इस तरीके से 6 सेंटीमीटर दे रखा है तो 6 का आधा क्या होगा? फोकस होगा।
तो 3 सेंटीमीटर पे इस कॉनकेव मिरर का क्या होगा, फोकस होगा। ओके, ये बात समझ में आई। और यहां से अपने को रे रूल का पहला जो रूल है वो भी अपने को समझ में आ गया। पहला रूल क्या बोलता है, अगर लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो टकराने के बाद जिस पॉइंट से निकलते हैं उसको बोलते हैं अपन फोकस। और फोकस कैसे बनाते हैं मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं रूल नंबर 2। दूसरा रूल देखो, कॉनकेव मिरर की हेल्प लेंगे। ये है कॉनकेव मिरर, इसका सेंटर पॉइंट ये रहा, इस सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस होगी क्या, रेडियस की। ये पॉइंट हो गया P, इसको नाम दे दिया प्रिंसिपल एक्सिस। यहां कहीं इसका होगा फोकस। हमें पता है इस डिस्टेंस का आधे पर क्या होगा, फोकस होगा। ये C पूरा 6 सेंटीमीटर है तो ये फोकस का होगा 3 सेंटीमीटर पर होगा, ये अपने को पता है। यानी कि ये डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। अब दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर लाइट की रे फोकस से होकर के निकले तो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, ये पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अगर लाइट की रे इंफिनिटी से आ रही है यानी कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो टकराने के बाद फोकस से निकलेगी। और अगर लाइट की रे फोकस से ही निकल रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद में इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या बोलता है भैया, तीसरा रूल ये बोलता है, क्या बोलता है, ये इसका सेंटर पॉइंट से ये लाइन, ये हो गया P और यहां कहीं होगा इसका फोकस। वो ये बोलता है कि अगर क्या हो कि लाइट की रे इस C से होकर के निकले और फिर यहां टकराए, तो तीसरा रूल बोलता है कि अगर C से लाइट की रे आई और टकराई तो ये लाइट की रे इसी डायरेक्शन के अंदर वापस चली जाएगी, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी। यानी कि ये आई और ये गई। ठीक है, इस तरीके से आई, टकराई और गई, ये इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक है, अब चौथा रूल ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये है इसका C पॉइंट, ये रहा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस और ये रहा P पॉइंट, ये रहा इसका फोकस। अब ये बोलता है कि अगर लाइट की रे इस P पॉइंट पर टकराए तो ये इस तरीके से। तो चौथा रूल ये बोलता है कि अगर P से टकराएगा तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि ये एंगल एंड ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लाइट की रे P पर जाएगी तो टकराने के बाद में इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो जो एंगल बनेगा X और ये X दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से आई और ये टकराई, ये गई, ये एंगल X है तो ये भी एंगल क्या होगा, X होगा, यानी कि एंगल आपस में बराबर रहेंगे। अब इस रूल्स का यूज कैसे करेंगे, आओ देखें बच्चों। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, अब इतना पढ़ लिया है कि अब इसकी डेफिनेशन तो क्या देखें, लेकिन फिर भी देख लेता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना इन विच लाइट रेज फॉल ऑन ए स्मूथ सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। लाइट की रे आई और स्मूथ सरफेस से टकराई और सेम मीडियम के अंदर वापस चली गई। मीडियम देखो सेम ही है, ये मीडियम जो है वो सेम ही है। तो लाइट की रे का आना और उसी मीडियम के अंदर चले जाना, बाउंस बैक होना, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। इतना पढ़ लिया है कि ये तो आता ही होगा। देखो अब अपन देखते हैं कॉनकेव मिरर पर इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, अब ध्यान रखना यहां पर अपने को 3-4 चीजें बतानी होती है कि इमेज जो है वो कहां बनेगी। जहां पे लाइट की रेस कट करेगी वहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज कैसी है, रियल है, सीधी है या उल्टी है, छोटी है या फिर बड़ी है, ये 4 चीजें अपने को बतानी होती है। अब अपने को ऑब्जेक्ट दे दिया कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी का मतलब है अपने को पता नहीं भाई कहां है, तो कहां नहीं, अब अगर अपने को पता नहीं है कि कहां है तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, आओ देखो। ये है कॉनकेव मिरर। अब देखो यहां पर मैं अजम्पशन ले रहा हूं, आप जब ये इस तरीके से आप इमेज की फॉर्मेशन करोगे उस समय आपको स्केल की मदद लेनी पड़ेगी, तभी आपके जो इमेज है वो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे बनेगी जहां बननी चाहिए। अब कैसे लेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो इस तरीके से आपको एक कॉनकेव मिरर बनाना है, उसके बाद में आपको स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है और आपको फोकस लेना है यहां कहीं। अब देखो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप P और F के बीच की डिस्टेंस कितनी लेते हो, स्केल से आपको मेजर करना है। अगर मान लो आप यहां पर लेते हो 3 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस, P और F के बीच की डिस्टेंस, तो आप मुझे बताओ कि P और C के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। P और C के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। ये आपको स्केल की मदद से आपको बनाना है, तभी आपका जो डायग्राम है वो बेसिकली एग्जैक्ट बनेगा, आपकी इमेज की फॉर्मेशन एग्जैक्ट उसी जगह होगी जहां पर होनी चाहिए। अब इसके ऊपर आते हैं। देखो ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे, यानी कि अपने को पता ही नहीं है कि वो कहां है।
इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से। अब अपने को पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहां है, तो लाइट की 2 रेज अपने को चाहिए होती है, तो मैं ये मान रहा हूं कि ऑब्जेक्ट का इंफिनिटी पे है, तो वहां से लाइट की रेज आ रही होंगी इस तरीके से। अब मुझे ये बताओ कि लाइट की रेज अगर पैरेलल टू द एक्सिस है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर गुजरती है, तो भैया वो गुजरती है फोकस से। देखो मेरे पास स्केल नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको एग्जैक्ट फोकस से निकालनी है इस तरह, ये और ये एग्जैक्ट फोकस से निकलेगी, पैरेलल आ रही है लाइट की रेज, रिफ्लेक्शन के बाद में एग्जैक्ट फोकस से होकर के निकलेगी। अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों लाइट की रेज एक दूसरे को कहां कट कर रही है, फोकस पे कट कर रही है, तो इमेज कहां बनेगी सर, जहां पे लाइट की रेज कट करेगी वहीं पे इमेज बनेगी, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। अब आप मुझे ये बताओ कि रियल में कट कर रही है या फिर इमेजिनेशन में, रियल में कट कर रही है, तो इमेज कैसे बनेगी, रियल बनेगी। और देखो बहुत ही छोटी बन रही है, फोकस पे ही बन रही है, तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, यानी कि इतनी सी बनेगी, हाँ छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड। तो अपने को 4 इंफॉर्मेशन यहां पर मिल गई है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, इमेज कहां बनी, इमेज एट फोकस, फोकस पे बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड यानी उल्टी बनी, और हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटी बनी या फिर पॉइंट साइज की बनी। ओके, अब अपन ने को बोल दिया कि जब ऑब्जेक्ट सी के परे हो, मान लो सी कहीं यहां पर है, इस सी के पीछे ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो इमेज कहां बनेगी, बनाते हैं। सबसे पहले तो चित्र बनाना सीख ले भाई तू, डायग्राम। ओके चलो देखो, ये बनाया, ये ले लिया पॉइंट पी, देखो इसका सेंटर कहीं यहां होगा, इस सेंटर से ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये पॉइंट हो गया पी। अब मुझे ये बताओ पी से एफ की डिस्टेंस कितनी लूं मैं, वो आपके ऊपर है। पी से एफ की डिस्टेंस आप कितनी भी ले सकते हो, अगर आपने यहां पे 10 ले ली, तो मुझे ये बताओ कि पी से सी की डिस्टेंस कितनी लेनी पड़ेगी, फिर 20 सेंटीमीटर। तो इतनी ज्यादा नहीं लेनी, अपने को छोटी सी डिस्टेंस लेनी है। मान लो मैंने ये पी और एफ के बीच की डिस्टेंस ले ली 2 सेंटीमीटर, तो पी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेजर करके ये डिस्टेंस लेनी है। अब ये भाई बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी के पीछे। अगर मान लो सी यहां है, तो इमेज कहीं बियॉन्ड, इसके परे यहां कहीं होगी, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, मैंने इमेज बोला क्या, सॉरी, ऑब्जेक्ट को सी के परे पर रखा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताना है कि इमेज कहां बनेगी, तो देखो सबसे पहले तो इसकी खोपड़ी में से एक पैरेलल रे निकालूंगा मैं लाइट की, ये खोपड़ी में से पैरेलल आई, टकराने के बाद कहां से निकलेगी, फोकस से, ये निकल गई फोकस से। अब अगर लाइट की रे फोकस से ही निकले तो क्या होता है, अगर लाइट की रे फोकस से ही निकले, अगर लाइट की रे ये खोपड़ी से फोकस से ही निकले, तो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ये हो गई पैरेलल, और यहां बन गई आपकी इमेज। देखो पहली रे मैंने कहां से निकाली, एकदम पैरेलल, पैरेलल जब लाइट की रे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकलती है, और दूसरी लाइट की रे मैंने इमेजिन की है कि वो फोकस से अगर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद में इस एक्सिस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ये आई फोकस से निकली और इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना, चलो तो अब मुझे बताओ कि इमेज कहां कट हो रही है, सी और एफ के बीच में, सॉरी इमेज कहां बन रही है, सी और एफ के बीच में, यानी कि ये जो रेज एक दूसरे को कहां कट कर रही है, यहां कहीं कट कर रही है, तो इमेज भी यही बनेगी। इमेज कैसे बनेगी, ऐसे उल्टी, ये जो सी और एफ के बीच में जो इमेज बन रही है, क्या वो सीधी ही दिख रही है या फिर आपको उल्टी दिख रही है, इन्वर्टेड, और रियल में कट कर रही है, तो इमेज भी कैसे बनेगी, रियल बनेगी। और देखो ये इतनी बड़ी है और ये इतनी छोटी है, तो ये क्या है, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, बहुत ही ज्यादा छोटी नहीं है, लेकिन हाँ ये जो इमेज बन रही है ये थोड़ी छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनी है, रियल है, इन्वर्टेड यानी उल्टी है, डिमिनिश्ड यानी छोटी है। ओके चलो अब देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट आ गया अब सी पर, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आया सी के पीछे, फिर वो बैठ गया सी के ऊपर, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पास आता जा रहा है इस मिरर के। आपने ये नोटिस किया, नहीं किया तो आपको मैं एंड में बताऊंगा कि इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं। देखो ये है कॉनकेव मिरर, ये है इसका पॉइंट पी, ये है इसका सेंटर, यहां से ये डिस्टेंस होगी प्रिंसिपल एक्सिस या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये लो इसका कहीं फोकस होगा यहां पर, ये है इसका फोकस। अब बोल रहे हैं कि इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो सी के ऊपर आ गया, ये लो सर ऑब्जेक्ट सी के ऊपर आ गया,
तो बताओ इमेज कहां बनेगी। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले लाइट की रे कैसे निकलेगी। सर इसकी खोपड़ी में से सीधी लाइट रे निकालो, ये निकल गई। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकलेगी, फोकस से। और दूसरी लाइट की रे निकालनी है तो अपन बोल रहे हैं कि ये अगर लाइट की रे फोकस से निकालू तो ये टकराने के बाद में कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, एंड टकराने के बाद में पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, शब्दों पे मत जाओ, मेरे काम पे जाओ, मैं क्या दिखा रहा हूं वो देखो। अब लाइट की रेज एक दूसरे को कहां कट कर रही है, सी के ऊपर ही कट कर रही है। देखो ध्यान से, ये सी के ऊपर ही कट कर रही है, तो इमेज भी कहां बनेगी, जहां सी है वहीं बनेगी। और इसकी जो हाइट होगी या फिर इसकी जो साइज होगी वो सेम साइज होगी ऑब्जेक्ट के। जितना ऑब्जेक्ट है उतनी की उतनी क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। ओके, अब देखो मैंने तो अजम्पशन लिया इसको, इसलिए आपको थोड़ी सी ये लंबी दिख सकती है, लेकिन अगर आप इसको सही से मार्किंग करके लोगे तो आपको एग्जैक्ट उसी साइज की इमेज देखने को मिलेगी जिस साइज का ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गई बातें। अब देखो क्या ये रियल इमेज है, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर रेज एक दूसरे को रियल में कट कर रही है, तो इमेज भी कैसे बनेगी, रियल बनेगी। इमेज सी पे बनेगी, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी होगी और सेम साइज की होगी, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट उतनी साइज की इमेज। और ये देखो इसका खोपड़ा उल्टा है तो फिर लाइट कैसी, सॉरी इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है भाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी और एफ के बीच में। तो मुझे बताओ इमेज कहां बनेगी। सबसे पहले लाइट की रे पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस होकर के गुजरेगी, और अगर फोकस से ही लाइट की रे आई टकराने के बाद में जो है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो लाइट की रे कहां कट कर रही है, बियॉन्ड सी। ये देखो बियॉन्ड सी, सी के परे रियल में कट कर रही है, तो यस इमेज भी कैसे बनेगी, रियल बनेगी। कहां बन रही है, सी के परे। ठीक है, और थोड़ी सी बड़ी बन रही है। देखो ये इमेज, सो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इतना सा है, इमेज थोड़ी सी बड़ी बन रही है, मार्किंग की है मैंने, इस वजह से ये जो इमेज है वो थोड़ी सी बड़ी बन रही है। तो यहां से अपने को चार चीजें क्या क्या देखने को मिली, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, रियल होगी, इन्वर्टेड यानी उल्टी होगी, और मैग्नीफाइड होगी यानी कि थोड़ी सी बड़ी अपने को देखने को मिलेगी इमेज। आओ बच्चों, अब देखो ऑब्जेक्ट जो है सी एंड एफ के बीच में था, अब ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर आ गया है। देखो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे इस तरफ आगे जा रहा है और जो इमेज है धीरे धीरे इस तरफ आ रही है। अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले इंफिनिटी पे था तो फोकस पे इमेज थी। अब देखो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आया तो जो इमेज है वो सी एंड एफ के बीच में बननी शुरू हो गई। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इमेज भी धीरे 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 इस तरीके से चलती चलेगी। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लेते हैं। देखो ऑब्जेक्ट कहां रख दिया है इसने, अब फोकस पे रख दिया है। ये है इसका सी, ये है इसका पी, एंड यहां कहीं होगा इसका फोकस। अब देखो ऑब्जेक्ट है फोकस के ऊपर, तो लाइट की रे आई रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से निकल गई। अब मुझे बताओ, अब दूसरे लाइट की रे मैं कहां से निकालूं। अगर लाइट की रे, पहले तो मैं क्या करता था, फोकस से निकालता। अब देखो फोकस पे तो ये खुद आ गया, लाइट की रे फोकस से तो नहीं जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो लाइट की रे इस पी को पॉइंट करेगी, पी को पॉइंट करने पर ये रिफ्लेक्शन होने के बाद में इस तरीके से निकलेगी। लाइट की रे जब पी पॉइंट पर टकराती है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में क्या बनता है, बराबर बनता है। तो इस तरीके से देखो, अब देखो लाइट की रे एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, मिल नहीं रही है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये जो है इन्फिनिटी पे कहीं मिल जाएगी, आखिरकार इनको रास्ता मिल ही जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा दूर इन्फिनिटी पे मिल रही है तो इमेज कैसी बनेगी, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। और इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, रियल, क्योंकि ये रियल में कहीं मिल रही होगी। मैं ये मान के चल रहा हूं अनंत काल में हम कहीं जाकर के मिलेंगे। तो ये दो प्रेमी हैं जो ये सोच रहे हैं कि इन्फिनिटी पे तो कभी तो मिलेंगे, तो ये वो है। इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनेगी, और हाईली मैग्नीफाइड यानी कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बनेगी। समझ में आई बात। चलो अब ये वाला देखते हैं, ये है सबसे ज्यादा स्पेशल केस है। यो स्पेशल केस कैसे है, आओ देखो। यू के है कॉन्केव मिरर, ये क्या है इसका सेंटर पॉइंट, ये क्या है इसका पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका कहीं फोकस होगा यहां। अब देखो मैं तो एजम्पशन कर रहा हूं, आप एजम्पशन मत करना, आपको अंदाजा नहीं लगाना है, आपको फोकस बनाना है। पी से आपके बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, और ये आपको तो पता ही है, क्या बोलूं मैं। अब भाई बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है इसकी छाती पर लाकर रख दिया, यानी कि एफ एंड पी के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट। अब ये बिल्कुल ही इस मिरर के नजदीक है, तो देखो सबसे पहला आई और फोकस से निकलेगी, सही बात है। दूसरी इस पी पॉइंट से टकराएगी और ये इस तरीके से होकर के निकलेगी। ये थोड़ी सी सीधी नहीं है लाइन, ये इस तरीके से। अब देखो ये एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, तो जो चीज रियल में कभी मिल ही नहीं सकती
उनको अपन कहां मिलवाते हैं, इमेजिनेशन में। अब देखो ये लाइट की रेज जो है, पिछले वाले केस में क्या था, देखो पिछले वाले केस में ये था कि एक दूसरे के पैरेलल थी, तो फिर भी हम सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं इंफिनिटी पे तो कहीं ना कहीं हो सकता है, मिल सकती है। लेकिन यहां पर देखो क्या प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये लाइन एक दूसरे इससे दूर जा रही है, ये भी इससे दूर जा रही है, तो ये रियल में तो कभी नहीं मिलेगी। इंफिनिटी पे जाएगी तो ये और एक दूसरे दूर दूर हो जाएगी। तो ये जो चीज जो रियल में नहीं मिलती है, उनको अपन मिलवाते हैं इमेजिनेशन में। तो ये दो लाइट की रेज इमेजिनेशन में मिलेगी, यानी कि इनको अगर अपन पीछे कहीं डॉट 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 मिलाए तो ये पीछे कहीं मिल गई, लेकिन ये मिली है इमेजिनेशन में, अपन ने जबरदस्ती इनको मिलवाया है, रियल में ये नहीं मिल रहे थे। तो ये यहां बनेगी इमेज, और कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, इसका खोपड़ा कैसा होगा, सीधा होगा। अब मुझे ये बताओ, क्या इमेज रियल में बनी है? नहीं, क्योंकि लाइट की रेज एक दूसरे को कट कहां कर रही है, इमेजिनेशन में, वर्चुअली। तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कहां बनेगी, इस मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी इमेज, और कैसी होगी, वर्चुअल होगी, और बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी और सीधी होगी, बहुत ही ज्यादा बड़ी एंड सीधी होगी। यहां पे मैंने लिखा नहीं है हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़ी होगी और सीधी होगी। देखो इसका खोपड़ा कैसा है, सीधा। आप बनाओगे तो आपका भी सीधा ही बनेगा, क्या खोपड़ा। चलो अब अपन ने जो जो पढ़ा है इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब इसको पढ़ो उससे पहले आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां था, देखो ये है सी एंड ये है एफ एंड ये है पी। आप समझो ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी पे, कहीं पर नहीं था, हमें पता नहीं था कहां है। तो उस समय पर जो इमेज है वो कहां बन रही थी, ये फोकस पर, और कैसी बन रही थी, उल्टी बन रही थी, बहुत ज्यादा छोटी बन रही थी, ठीक है। अब देखो जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है यहां आया तो इमेज इस तरफ शिफ्ट हुई, यहां बनी। अब बेसिकली यहां पर जो फोकस पे जो अपन इमेज बना रहे हैं ना, ये वाली इमेज, ये फोकस वाली, ये बहुत ही ज्यादा छोटी होगी। यहां पर जो फोकस पे जो इमेज बनी थी वो बहुत ही ज्यादा क्या होगी, छोटी, पॉइंट साइज की होगी। अब देखो, अब जैसे ही ऑब्जेक्ट इस नोन डिस्टेंस पे आया, अब अपने को पता है कि सी के बियॉन्ड है, तो इमेज कहां बनी, सी और एफ के बीच में बनी। अब जैसे ही सी यहां आया तो अब इमेज कहां बनी, यहीं पर, और सेम ही साइज की बनी। अब जैसे ही जो ये ऑब्जेक्ट है वो एफ एंड सी के बीच में आएगा तो इमेज कहां बनेगी, सी के बियॉन्ड बनेगी और थोड़ी बड़ी बनेगी। और जैसे ही फोकस पे आया तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, और बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी और रियल बनेगी। एफ एंड पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहां बन रही है, मिरर के पीछे, बहुत बड़ी, सीधी, और कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। ट्रिक समझ में आई। ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पास आता जा रहा है और इमेज धीरे धीरे दूर जा रही है। पहले फोकस पे बहुत ही ज्यादा छोटी, फिर सी एंड एफ पे थोड़ी सी, है तो छोटी लेकिन एफ से थोड़ी सी बड़ी बनी। अब सी पर सेम साइज की, जैसा ऑब्जेक्ट वैसे की वैसी इमेज बनी। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में आया, इमेज बियॉन्ड सी चली गई, थोड़ी बड़ी हो गई। और जैसे ही एफ पे ऑब्जेक्ट आया, इमेज चली गई इन्फिनिटी पे और बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई। एफ एंड पी स्पेशल केस है, इमेज कैसी बनती है, सीधी बनती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बनती है, और कैसी बनती है, वर्चुअल। तो यही मैंने लिखा है, इन्फिनिटी पे पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी, फोकस पे, रियल है, इन्वर्टेड है, और बहुत ही ज्यादा छोटी है। उसके बाद में बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी के बियॉन्ड रखा तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। ये इस तरीके से, ये आपको याद होना चाहिए, ट्रिक मैंने बता दी है। चलो अब देखते हैं कि इस कॉनकेव मिरर का क्या यूज है अपनी डेली लाइफ में। तो ध्यान से मुझे एक बात बताओ, कॉनकेव मिरर क्या क्या कर रहा था। कॉनकेव मिरर को बेसिकली अपन एक और टर्म से बोलते हैं, वो मैं आपको बताना भूल गया। कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जन मिरर। अब देखो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखो केव की शेप में होता है कॉनकेव मिरर। लाइट की रेज जो आती है, ये बहुत सारी लाइट की रेज आ रही होंगी, ये क्या करता है, लाइट की रेज को एक जगह पर फोकस कर देता है, एक तरफ। तो मुझे बताओ ये बात कि लाइट को एक ही जगह पर फोकस करता है, यानी कि कन्वर्ज कर देता है लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, फोकस कर देता है। इस तरीके से जो इसे फैली हुई आ रही थी उनको पकड़ के उसने एक डायरेक्शन दे दी, किसने, कॉनकेव मिरर ने। तो इसको अपने बोल दिया कन्वर्जन मिरर। अब मुझे बताओ, जो ये टॉर्च होती है, ये है एक टॉर्च। इस टॉर्च से जो लाइट की रेज होती है वो इस तरीके से होती है, और अपने को एक ही डायरेक्शन के अंदर देखने को मिलती है लाइट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर लाइट की रेज के बीच में ये जो मिरर है, यहां पर अगर कॉनकेव मिरर नहीं होकर कोई दूसरा मिरर होता तो लाइट की रेज फैल जाती। तो क्या करता है कॉनकेव मिरर, लाइट की रेज को एक ही डायरेक्शन के अंदर फोकस करता है,
इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जन मिरर, और इसलिए इसका यूज करते हैं हेडलाइट में। गाड़ी की, कार की जो हेडलाइट होती है या बाइक की जो हेडलाइट होती है, सामने की जो लाइट होती है फ्रंट लाइट, उसके अंदर कॉनकेव मिरर होता है। क्यों? क्योंकि अपने को जो रास्ता होता है वही देखना होता है, आसपास की चीजें अपने को नहीं देखनी होती, तो वहां पे कॉनकेव मिरर लगाते हैं ताकि वो लाइट की रेस को एक ही डायरेक्शन के अंदर पॉइंट करे। जैसे अपने को ये सामने का वाला जो रास्ता है वो क्लियर दिखाई दे, आसपास अपने को नहीं देखना होता है। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट की रेस को जो इस तरीके से फैल रही होती है, इस तरीके से जो फैल रही होती है, उनको क्या करता है, एक ही दिशा में पॉइंट करता है। इसलिए टॉर्च में और हेडलाइट के अंदर कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। अब देखो एफ एंड पी के बीच में जब अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बनाता है, हाईली मैग्नीफाइड बनाता है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बनाता है। और कैसी बनाता है, सीधी बनाता है। तो जब किसी की आंख देखनी हो तो मेरे को आंख मैग्नीफाइड करके देखनी है, इसलिए वहां पर भी कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर। और डेंटिस्ट जो होता है वो अपने दांत के अंदर के कीड़े को देखता है, उसमें भी वो कौन सा मिरर यूज करता है, कॉनकेव मिरर। शेविंग करते टाइम अपन भी बहुत ही जो अपनी जो क्या बोलते हैं दाढ़ी है वो क्लीन करने के लिए अपने को जो अपना फेस बड़ा दिखाई देना चाहिए, इसलिए यहां पे भी कौन से मिरर का यूज होता है, कॉनकेव मिरर का। ओके, अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखो, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर नहीं होता है तो मैं करवाता हूं। ठीक है, किया, अब मैं करवाता हूं। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, इसकी लैंग्वेज पढ़ना सीखो। एक स्टूडेंट है जो कि चाहता है कि वो एक इमेज बनाए इरेक्ट यानी सीधी इमेज बनाए यूजिंग कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर का यूज करना है इसको, और इमेज को कैसी बनानी है, सीधी बनानी है। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि एक ही केस में कॉनकेव मिरर जो होता है वो सीधी इमेज बनाता है, बाकी जितने भी केसेस है सब में इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है और रियल बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड जो इमेज होती है वो एक ही केस में बनती है। वो केस क्या है आप बताओ। अब देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये जो पीछे वाली जो मैंने टेबल है वो आपको याद है। तो एफ एंड पी के बीच में जब अपन क्या रखते थे, ऑब्जेक्ट रखते थे, तो उसकी इमेज कैसी बनती थी, सीधी बनती थी, वर्चुअल बनती थी और हाईली मैग्नीफाइड बनती थी। तो ये बोल रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पर रखे, और यहां पर इसने फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ भाई, ये सी है, ये है एफ एंड ये है पी, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है एफ एंड पी के बीच की। तो मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट कहां रखना है अपने को, एफ एंड पी के बीच में रखना है, यानी कि 10 सेंटीमीटर से कम में अपने को क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है, यानी कि यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखना है। इसलिए अगर आप यहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपकी इमेज यहां बनेगी, सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी और बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइड बनेगी। तो यहां पर देखो लेस देन 10 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। करो ये वाला ट्राई करो, चलो मैं करवाता हूं। देखो ये क्वेश्चन तो देखते ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर कौन सा वाला केस है, नहीं पता चल रहा है तो आओ बताता हूं। एक इमेज है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी जो इमेज बन रही है वो भी सेम साइज की बन रही है, इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम है। और मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। देखो ये इसने हिंट दे दिया कॉनकेव मिरर है। तो मुझे बात बताओ कॉनकेव मिरर के अंदर ऐसा कौन सा केस था जब ऑब्जेक्ट, सॉरी ऐसा कौन सा केस था जब ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों सेम साइज की थी। तो एक ही केस था सी पर, जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो इसकी इमेज भी सी पर ही बनती है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की साइज भी सेम होती है। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो होगी। इसका आंसर होगा जीरो, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ी ना है, एक ही पॉइंट पे तो बन रहे हैं। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसके अंदर सिर्फ दो ही केस बनते हैं, दो केस क्यों बनते हैं उसको भी अपन समझेंगे। देखो कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, एक स्फीयर को बीच में से कर दिया कट, तो ये वाला पार्ट जो कि उभरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसका सेंटर पॉइंट कहां होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि देखो इस आधा गोला ये रहा, आधा गोला इस तरफ होगा, तो इसका सेंटर पॉइंट यहां होगा। तो इसको मैं यहां बना रहा हूं, ये लो सर, इसको मैंने यहां बना दिया। अब देखो इसका सेंटर पॉइंट यहां होगा कहीं पर इस तरफ, क्योंकि इसका पूरा गोला इस तरफ बनेगा, तो इसका सेंटर पॉइंट यहां होगा। ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसके बीच में कहीं पर होगा फोकस होगा, और ये क्या हो गया पॉइंट पी, और इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया इस तरीके से। अब देखो लाइट जो है बेसिकली यहां से ही बाउंस बैक होकर के चली जाएगी, क्योंकि इस मिरर के पार लाइट नहीं जाएगी, यहीं से बाउंस बैक हो जाएगी। लेकिन अपन कहेंगे कि हाँ भाई यहां से बाउंस बैक तो होगी, लेकिन इमेजिनरी लाइन बनाएंगे कि हाँ ये फोकस से जा रही होगी,
ठीक है, समझ में आई बात? कैसे, आइए समझते हैं। देखो दो ही केस बनते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या फिर ऑब्जेक्ट इस एक्सिस पर कहीं पर भी रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, या कहीं पर भी रख दो, इमेज का फॉर्मेशन वही होगा। देखो अगर ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहां बनेगी? देखो ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पे, यानी कि लाइट की रेस पैरेलल आएगी और रिफ्लेक्शन इस तरीके से हो जाएगा। अब मुझे बताओ ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता था, लाइट की रेस कहां से निकलती थी? फोकस से। यहां पर देखो लाइट की रेस फोकस से निकलेगी तो नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि हाँ भाई इसको पीछे ऐसे ऐसे डॉट 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 इमेजिनेशन में ये फोकस से निकल रही है, अपन मान लेते हैं कि हाँ भाई फोकस से निकल रही है। तो लाइट की जो रेज है वो एक दूसरे को कहां कट कर रही है? फोकस पे कट कर रही है। तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी, एट फोकस। और रियल है या फिर इमेजिनरी? वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, वर्चुअल क्यों बनेगी? देखो लाइट की रे रियल में तो ऐसे टकरा करके वापस बाउंस बैक हो रही है, लेकिन अपन बोल रहे हैं कि इसको डॉट 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 मिला है तो ये फोकस के ऊपर से, फोकस से निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये रे का रूल है, अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो टकराने के बाद वो कहां से निकलती है? फोकस से निकलती है। लेकिन यहां पे तो बाउंस बैक हो गई, तो अपन ने इसको इमेजिनरी लाइन से फोकस पे मिलाया जबरदस्ती। तो एट फोकस, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज, क्योंकि फोकस पे ही इमेज बन रही है तो बहुत ही ज्यादा छोटी होगी। अब दूसरा वाला केस देखते हैं। देखो ये इमेज नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है सी, ये है एफ एंड ये है आपका पी। अब ऑब्जेक्ट आप इस पी और इसके बीच में इस एक्सिस पर कहीं पर भी रख दो, एक्सपेक्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे नहीं रखना है आपको, उसके अलावा कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख देना है। तो इमेज कहां बनेगी? देखो सबसे पहले आई गई और ये इस फोकस होती हुई जाएगी, दूसरी इस पी पर टकराओ, ये इसको जब अपन इमेजिनरी यहां करेंगे तो अपने को जो है यहां का इमेज देखने को मिलेगी। जब अपन P और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखते हैं तो इमेज कहां बनी? P एंड F के बीच में इमेज देखने को मिली। कैसी देखने को मिली? वर्चुअल, सीधी यानी कि इरेक्ट, और कैसी? डिमिनिश्ड यानी कि छोटी। ठीक है, तो ये दो ही केस है किसमें? इसके अंदर। अब कॉन्वेक्स मिरर के अपन यूज देख लेते हैं। देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाता है और अपने को फील्ड व्यू ज्यादा दिखाता है। फील्ड व्यू का मतलब क्या हो गया? देखो ये है पार्किंग मिरर, पार्किंग मिरर के अंदर अपने को जब अपन कार रिवर्स कर रहे थे तो अपने को बहुत बड़ा फील्ड व्यू चाहिए। मेरे को ये चाहिए कि मुझे पीछे की सारी फील्ड दिखाई दे कि कहीं से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, इसलिए इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? ऑब्जेक्ट को छोटा कर देता है और अपने को बहुत ही बेहतर फील्ड व्यू देता है। और सेम का सेम कंडीशन कहां होती है? साइड मिरर में। जब कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो अपने को साइड मिरर के अंदर अपन देखते हैं कि पीछे भाई गाड़ी तो नहीं आ रही, तो मुझे यहां पर पीछे का बहुत बड़ा हिस्सा, एरिया देखना होता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट दिखे वो छोटे छोटे दिखे, बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं दिखना चाहिए, छोटा ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर ही ऐसा है जो कि ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाता है और सीधा दिखाता है। अगर यहां पर कॉन्केव मिरर होता तो ऑब्जेक्ट मेरे को ऐसे उल्टे दिखते, एक गाड़ी जो है मेरे को ऐसे उल्टी दिखती। क्यों? क्योंकि इमेज कैसी बनती है? इमेज देखने को मिलती है। लेकिन अपन नहीं चाहते हैं कि मेरे को ये जो कार है वो इन्वर्टेड दिखे, इस तरीके से उल्टी दिखे, हम चाहते हैं कि कार सीधी दिखे, इसलिए वहां पर अपन क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ठीक है, पार्किंग एरियाज में, कार बसेस के साइड मिरर्स में किस मिरर का यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का। क्यों? क्योंकि अपने को फील्ड व्यू अच्छा दिखाई दे, ऑब्जेक्ट छोटे दिखाई दे, ताकि मेरे को बहुत बड़ा एरिया दिखे, कहीं से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है, इसलिए अपन किसका यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का। इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट अपराइट यानी कि सीधी बनती है और बहुत ही ज्यादा छोटी बनती है। छोटी बनने की वजह से मेरे को फील्ड व्यू ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा एरिया मेरे को इस मिरर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, चलिए अब अपन देखते हैं साइन कन्वेंशन। इसका क्या मतलब होता है, आओ समझो। इसका यूज करेंगे अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम जिस फॉर्मूले की अपन मदद लेंगे वो फॉर्मूला होगा मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला, जहां पर f है फोकल लेंथ, v है डिस्टेंस या फिर पोजीशन, दोनों ही सही होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u है आपका डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका रेफरेंस क्या है? देखो ये है आपका कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, यहां पर होता है पॉइंट P या फिर पोल। अब इस पोल से किस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा वो होगा u, किस ऑब्जेक्ट पर इमेज बनेगी वो है v, और
कहां पर इसकी फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ के बीच की डिस्टेंस एफ एंड पी, ये जो आपको बीच की डिस्टेंस दिख रही है वो है यहां पर एफ। समझ में आया कौन सी डिस्टेंस क्या है? चलो अब अपन देखते हैं कि साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। साइन कन्वेंशन बेसिकली अपनी हेल्प करता है। देखो यहां पर v माइनस में रखना है या फिर प्लस में रखना है, u जो है वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे उसके लिए अपन ने एक लॉ बना रखा है जिसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। अब इसका क्या मतलब होता है आओ समझो। और ये लॉ क्या है, देखो ये है कॉनकेव मिरर और यहां पे है पोल, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, आपकी नहीं बेसिकली इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके अंदर देखो जो भी चीजें यहां पर होंगी वो होंगी प्लस, यहां पर होंगी वो होगी माइनस। अब देखो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा ही इस मिरर के सामने रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को अपन मिरर के अंदर नहीं रख सकते। ये देखो मिरर के इस तरफ अपन कभी भी ऑब्जेक्ट को नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा यही होगा यानी कि इस तरफ, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, कुछ भी हो हमेशा ही ऑब्जेक्ट इस साइड पर रखा जाएगा। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूं u ऑलवेज नेगेटिव, u की जो भी डिस्टेंस होगी हमेशा ही नेगेटिव होगी क्योंकि वो हमेशा इस तरफ रखा जाएगा, और जो भी एंटिटी इस तरफ आएगी वो होगी प्लस की, उसकी डिस्टेंस अपने को प्लस में लेनी है। अब देखो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट वो हमें लेनी है प्लस में, और जो इमेज की हाइट होती है वो अपने को लेनी है नेगेटिव में। हाइट ऑफ इमेज वो अपने को लेनी है नेगेटिव में, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव में, इमेज की हाइट नेगेटिव में, इस तरफ की एंटिटी प्लस और इस तरफ की एंटिटी माइनस, इस तरीके से अपन करेंगे। तो इसका कैसे यूज करेंगे, चलो पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से अपने को बेहतर समझ में आएगा। आओ देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है कॉनकेव मिरर। यहां पर अपने को पता चल गया मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, जिसकी फोकल लेंथ अपने को दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो मिरर फॉर्मूले को यूज करके अपने को बताना है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज की डिस्टेंस क्या होगी पोल से, ठीक है। अब देखो यहां पर कॉनकेव मिरर दे रखा है और हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इस तरफ होती है और ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ किसमें आ गई, नेगेटिव के अंदर आ गई। और दूसरी चीज, जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा इस तरफ रखा जाता है, यानी कि वो भी डिस्टेंस किसमें होगी, नेगेटिव के अंदर होगी। तो यहां पर जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले उनको लिखते हैं। देखो यू अपने को दे रखा है 10 सेंटीमीटर, देखो ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है कॉनकेव मिरर के सामने, तो यू हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो 10 सेंटीमीटर जो है वो कैसा है, नेगेटिव का। और इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ अपने को दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और ये भी कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड होती है, यानी कि नेगेटिव साइड होती है। अब अपने को v कैलकुलेट करना है, यानी कि इमेज की पोजीशन क्या होगी और इमेज की डिस्टेंस क्या होगी पोल से, वो अपने को कैलकुलेट करना है। किसकी मदद से, मिरर फॉर्मूला की मदद से। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v प्लस 1/u। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब जो जो वैल्यूज अपने पास है उनको अपन रख देते हैं। 1/f की वैल्यू क्या है, -15, 1/v कैलकुलेट करना है, प्लस 1/u कितना है, -10। अब ये -10 है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये माइनस का जो 1/10 है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो 1/10 - 1/15, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 30, तो ये आएगा 3 - 2, ये हो गया 1/30, और 3 में से 2 गया तो प्लस का 1 रहा, तो 1/30 ये किसके अंदर है, प्लस के अंदर, और ये किसकी वैल्यू दिखा रहा है, 1/v की वैल्यू दिखा रहा है। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, तो इसको कर देंगे अपन उल्टा। जैसे ही उल्टा करेंगे तो v की वैल्यू आ गई +30 सेंटीमीटर, यानी कि इस कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज कहां बनेगी, +30 सेंटीमीटर। यानी कि प्लस का मतलब क्या हो गया, मिरर के पीछे, ये प्लस वाली साइड होती है, ये नेगेटिव साइड होती है। प्लस का मतलब होता है मिरर के पीछे बनेगी, और कितनी दूर बनेगी, 30 सेंटीमीटर। इस पोल से 30 सेंटीमीटर दूर इसकी इमेज बनेगी। और हमें पता है कि जब ये कंडीशन कब होती है कॉनकेव मिरर में, जब फोकस एंड पोल के बीच में, एफ एंड पी के बीच में अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उसकी जो इमेज है वो इस मिरर के पीछे बनती है, इरेक्ट बनती है, बड़ी बनती है, और वर्चुअल बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, वर्चुअल है, और कैसी है, इस मिरर के पीछे बनती है, ठीक है। तो देखो फोकस से कम, यानी एफ एंड पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहां पर देखो फोकल लेंथ इसकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इससे भी कम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये चीज आपको
समझ आई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? एफ एंड पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो देखो 10 सेंटीमीटर, यानी कि एफ कितना 15 सेंटीमीटर, यानी कि इससे भी आगे की तरफ ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये भी अपने जो पीछे वाला क्वेश्चन किया उसकी तरह ही है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है पोल से कॉनकेव मिरर के सामने, जिसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। अपने को पोजीशन फाइंड करनी है इमेज की। सेम पीछे वाले जैसा ही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम है, बस यहां पर जो है डेटा चेंज कर रखा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यू क्या है, माइनस का 18 सेंटीमीटर, माइनस का 18 सेंटीमीटर, माइनस का क्यों है, यू हमेशा ही माइनस में रखते हैं अपन, प्लस के अंदर कभी भी यू नहीं होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होता है। अब मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, तो इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो भी कैसी होगी, नेगेटिव में, क्योंकि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इस तरफ होती है, और ये होता है नेगेटिव एंड ये होता है पॉजिटिव। चलो फोकल लेंथ दे रखी है माइनस की 12 सेंटीमीटर, वी कैलकुलेट करना है, अभी जैसे किया था वैसे ही करना है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है, माइनस का 12, 1/v कैलकुलेट करना है, प्लस 1/ ये क्या है u 18, ये कितना है माइनस का, तो माइनस माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/18 माइनस 1/12, एलसीएम कितना आएगा 36, ये रहा 2, ये रहा 3, तो 2 में से 3 जाता है तो क्या बचता है, माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस 1/36, ये वैल्यू है 1/v की, और v की करेंगे, सिर्फ अपन को v की वैल्यू चाहिए तो इसको उल्टा कर देंगे, तो ये रहा माइनस का 36 सेंटीमीटर, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दे रखी है, u इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रखा है कि इमेज जो है रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और 60 सेंटीमीटर यानी 60 सेंटीमीटर बन रही है, पोल से डिस्टेंस दे रखी है। तो बताओ कि फोकल लेंथ क्या होगी इस मिरर की, तो अपने को v दे रखा है 60 सेंटीमीटर, अब ये प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा, इसके लिए इसने यहां पर इंफॉर्मेशन दे रखी है रियल एंड इन्वर्टेड। देखो कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा केस होता है जिसके अंदर इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है और कैसी होती है, सीधी होती है। वो केस होता है एफ एंड पी के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रख दो, ये होता है P एंड ये होता है F, अगर आप इसके बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रख दो तो इसकी इमेज यहां बनती थी, और वो कैसी होती थी, वर्चुअल, एंड कैसी होती थी, मैग्नीफाइड, और कैसी होती थी, इरेक्ट, यानी कि इसकी खोपड़ी कैसी होती थी, सीधी होती थी। लेकिन इसने यहां पर क्या बोल रखा है, इसने यहां पर बोल रखा है कि जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल बन रही है एंड इन्वर्टेड बन रही है, यानी कि कॉनकेव मिरर के इस तरफ बन रही होगी कहीं पर, और इस तरफ वाली एंटिटी होती है नेगेटिव। इस वजह से हम 60 सेंटीमीटर कैसे लेंगे, माइनस का लेंगे। समझ में आई बात? अगर ये रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बोलता, सिर्फ 60 सेंटीमीटर बोलता कि इमेज 60 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो हम ये पता नहीं लगा पाते कि भाई वो मिरर के पीछे बन रही है या फिर मिरर के सामने बन रही है इमेज। इसलिए इसने रियल एंड इन्वर्टेड दे रखा है ताकि आप नेगेटिव के अंदर ये आप एंटिटी लो। ओके, अब अपने को फोकल लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही आसान है, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f क्या होगा, कैलकुलेट करना है, 1/v दे रखा है माइनस का 60 प्लस 1/u दे रखा है माइनस का 30। चलो एलसीएम कितना आएगा, आई थिंक 60 आएगा, ये रहा माइनस का 1 माइनस का 2, तो ये हो गया आपका माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 60, ये हो गया 1/20, तो f आएगा आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बेसिक मैथ्स है ये तो। चलो भाई, अब अपन देखते हैं मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ उसको थोड़ा सा अपन समझते हैं, उसके बाद में फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपकी इमेज बनी, अब वो इमेज उस ऑब्जेक्ट से कितनी ज्यादा बड़ी है साइज में या कितनी ज्यादा छोटी है, उसको अपन बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, कितनी ज्यादा बड़ी बनी, कितनी ज्यादा छोटी बनी, तो अपने को एग्जैक्ट बताना है कि ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी बनी है या छोटी बनी है क्या।
तो उसके लिए अपन यहां पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज में लेते हैं और हम बता देंगे, अगर अपने पास इंफॉर्मेशन ये वाली हो तो हम बता देंगे कि सर जो ऑब्जेक्ट आपने दिया है उसकी हाइट क्या है, उसकी साइज क्या है, लंबा है छोटा है क्या, और वो भी एग्जैक्ट 3 4 5 गुना 6 गुना कितनी, वो अपन एग्जैक्ट बता देंगे। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं उसके लिए ये दो फॉर्मूले हैं। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज दे रखी हो डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी हो, तो अपन मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 3 गुना 2 गुना कितना गुना। लेकिन अगर मान लो अपने को यही नहीं पता हो, मैग्निफिकेशन ही नहीं पता हो, तो मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू, जहां पर v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज या फिर पोजीशन ऑफ इमेज, कहां से, पोल से। पोल से इमेज कितनी दूर बन रही है वो होता है v, और u आपको पता ही है कि पोल से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है उसको बोलते हैं u। अब देखो ये माइनस एक्स्ट्रा लगा हुआ है, v के अंदर जो भी वैल्यू होगी माइनस की हो प्लस की हो वो अलग बात है, v और जो u है उसकी माइनस और प्लस की जो एंटिटी है वो अलग बात है, लेकिन ये जो माइनस है वो अपन ने एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है और ये फॉर्मूले का पार्ट है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, कैसे मैग्निफिकेशन निकालेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे तो अपने को बेहतर समझ में आएगा। अभी के लिए आप इतना याद रखो, m इज इक्वल टू hi डिवाइडेड बाय ho, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या देगा अपने को, मैग्निफिकेशन देगा। और अगर अपने को मैग्निफिकेशन ही निकालना है, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो सिर्फ मैग्निफिकेशन ऐसे निकल सकता है, माइनस v अपॉन u, ठीक है। चलो इसके ऊपर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बने हुए, क्वेश्चन सही समझ में आएगा। आओ देखो, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका यूज किया जाता है रियर व्यू के अंदर, रियर व्यू यानी कि साइड ग्लासेस जो होते हैं जिसके अंदर अपन देखते हैं पीछे कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, उसके लिए, जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर। अब देखो मीटर के अंदर एंटिटी है तो हम ये चाहते हैं कि सारी की सारी जो डेटाज हैं वो सारे के सारे किस में हो, मीटर में ही हो, और अगर कोई मीटर में नहीं है तो उसको अपन मीटर में लाएंगे। लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर अभी तक तो सारे मीटर में ही है, तो फोकल लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। आप ट्यूशन करते समय आपको अंडरलाइन कर लेना है कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, और जो जो डेटा इंपोर्टेंट है उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करना ताकि गलती नहीं हो, ठीक है। और एक बस है जो कि उस मिरर के अंदर दिख रही है, उस बस की हाइट दे रखी है 3 मीटर, और वो जो बस है वो उस मिरर से कितनी दूर है, 6 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये बोल रहा है कि मिरर फॉर्मूला को यूज करो और डिटरमाइन करो पोजीशन एंड साइज किसकी, इमेज की। पोजीशन यानी कि अपने को v पूछ रहा है कि उस मिरर के अंदर उस बस की इमेज की पोजीशन क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, और अपने को पूछ रहा है उस बस की एक्चुअल साइज क्या होगी। सॉरी ओके, जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको यहां पे लिखते हैं। u कितना दे रखा है अपने को, माइनस का 6 मीटर। माइनस का क्यों, समझ में आया। अब देखो यहां पर जो मिरर है वो है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ यहां होती है, सही है, और ये वाली साइड कैसी होती है, प्लस, ये होती है माइनस। बस यहां होगी, और बस की जो डिस्टेंस है पोल से वो कितनी दे रखी है अपने को, 6 मीटर। इस P से बस की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 मीटर दे रखी है। देखो एक बस है जो कि 6 मीटर दूर है मिरर से, यानी कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस दे रखी है 6 मीटर, हाइट कितनी दे रखी है, 3 मीटर। किसकी, ऑब्जेक्ट की, यानी कि बस की हाइट किस में रहते हैं, प्लस में, और ये डिस्टेंस आपको पता है माइनस का 6 है। चलो अब अपने को फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ इस तरफ होती है पॉजिटिव के अंदर, वो कितनी है, प्लस 1.5 मीटर। प्लस क्यों नहीं पता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ इस तरफ होती है, राइट हैंड साइड की तरफ। अब अपने को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 3 मीटर, लेकिन किस में, प्लस में। ये इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है। चलो मैं ये हटा देता हूं। सबसे पहले अपन v कैलकुलेट करेंगे, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। 1 अपॉन एफ कितना है, 1.5, प्लस का 1 अपॉन v कैलकुलेट करना है, प्लस 1 अपॉन u है माइनस का 6 मीटर, ठीक है। चलो इसको पहले सॉल्व कर देता हूं, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। 2/3, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 1/6 बन जाएगा, ये रहा 1 अपॉन v। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6, ये हो गया 4, ये हो गया प्लस 1, ठीक है। ओके 5/6 तो कितना आएगा,
1/v। इसको ऐसे रखते हैं क्योंकि आगे अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए यहां से v की वैल्यू क्या आ गई 6/5। ठीक है, देखो 5/6 तो 1/v है, यहां से v की वैल्यू क्या आएगी 6/5। अब देखो मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये आगे जाके कट जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी इसी तरह रख रहा हूं। अब अपने को निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = hi डिवाइडेड बाय ho। अब यहां पे मैग्निफिकेशन अपने पास है नहीं, hi भी नहीं है, ho है अपने पास। कितना है 3 मीटर, वो भी प्लस का। देखो हाइट क्या है 3 मीटर, ये अपने पास दे रखा है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज नहीं है अपने पास और मैग्निफिकेशन भी नहीं है। तो फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, m = होता है -v/u। यहां पर माइनस v की वैल्यू क्या है 6/5 और u की वैल्यू क्या है -6। तो ये से ये गया, यहां से आ गई वैल्यू 1/5 किसकी m की। m की वैल्यू 1/5 आ गई, तो यहां पर रखो 1/5 = hi कैलकुलेट करना है, ho दे रखा है 3 1/5। ठीक है, तो यहां से hi आ गया आपका 3/5। चलो हाइट ऑफ इमेज आ गई 3/5 और v आ गया अपने पास 6/5। इसको आगे आप सॉल्व करके मीटर में लिख सकते हो। ठीक है, चलो the linear magnification produced by a spherical mirror is +3 based on this statement. Answer the following question. What is the type of mirror? Where is the object located? List two properties of the image form. देखो +3 मैग्निफिकेशन कितना है +3। यहां से मेरे को एक बात बताओ, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना वो चीजों को छोटा दिखाता है। कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं, जो बाहर से उभरा हुआ होता है उसको अपन बोलते हैं पार्किंग मिरर, या फिर जो कार के साइड ग्लासेस में लगा हुआ होता है, साइड मिरर्स के अंदर जो लगा हुआ होता है, उसका काम होता है कि अपने को बेटर फील्ड व्यू देना, चीजों को छोटी दिखाना, ऑब्जेक्ट की इमेज को छोटी बनाना ताकि पीछे का व्यूज अपने को वाइड दिखे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनाता है, बड़ी नहीं बनाता है। बड़ी सिर्फ एक मिरर बनाता है, वो होता है कॉनकेव मिरर। तो यहां से अपने को यह बात तो क्लियर हो गई कि +3 यानी कि मैग्निफिकेशन कितना है, ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज्यादा है। तो मिरर तो कौन सा हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सी ऐसी कंडीशन होती थी कॉनकेव मिरर के अंदर की इमेज यहां बनती थी, प्लस साइड पे बनती थी, पीछे F एंड P यहां ऑब्जेक्ट रखते थे, तो जो है वो इस तरीके से इसकी इमेज कहां बनती थी, मिरर के पीछे बनती थी। तो ऑब्जेक्ट कहां लोकेटेड है, F एंड P के बीच में। तो ऑब्जेक्ट लोकेटेड है F एंड P के बीच में। और दो प्रॉपर्टीज दिखनी है अपने को। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या हो गई, ये कैसी इमेज है, वर्चुअल है। सेकंड कैसी है, मैग्नीफाइड। ठीक है, ये मैग्नीफाइड है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, आप लिख सकते हो। चलो अब अपन देखते हैं स्फेरिकल लेंस। सबसे पहले अपन समझते हैं कि लेंस क्या होता है। यहां तक आपका जो मिरर वाला पार्ट है वो खत्म हो चुका है। मिरर के ऊपर जैसे जैसे क्वेश्चन बने थे वो सारे मैंने करवा दिए। अब अपन देखते हैं कि लेंस क्या होता है। देखो, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक दैट हैज एट लीस्ट वन कर्व सरफेस एंड यूज्ड टू बेंड लाइट रेज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो, जो लेंस होता है ना वो लाइट के रिफ्रैक्शन के लिए जाना जाता है। लाइट का रिफ्रैक्शन करेगा। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि लाइट की रेज अब टकरा करके लौटेगी नहीं। लाइट की रेज रिफ्लेक्शन के अंदर क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट की जो रेज थी वो इस तरीके से बाउंस बैक हो रही थी, लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, लाइट की जो रेज होगी वो आएगी और इस तरीके से बेंट हो जाएगी, यानी कि आर पार निकल जाएगी, लेकिन आगे मीडियम थोड़ा सा चेंज होगा, तो चेंज मीडियम की वजह से लाइट की जो रेज होगी वो थोड़ी सी बेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो बैंड है वो करने का काम कौन करेगा, या तो ग्लास करेगा या फिर प्लास्टिक। स्पेशल प्लास्टिक होता है जिसके अंदर से अगर लाइट की रेज निकलेगी तो ये जो प्लास्टिक है वो लाइट को थोड़ा सा बेंड कर देगा। बेंड क्यों करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। अब जैसे ही ग्लास है, ग्लास थोड़ा सा डेंस है तो लाइट की रेज को थोड़ा सा बेंड कर देगा, तो इस वजह से जो इमेज बनेगी वो भी थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी। अब देखो, लेंस कितने टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, दो टाइप के लेंस होते हैं। अब वहां पर याद करो, मिरर के अंदर कॉनकेव मिरर जो होता था वो क्या करता था, लाइट की रेज जो आ रही है पैरेलल से उनको फोकस करता था इस तरीके से। ठीक है,
वहां पर कॉनकेव मिरर था, यहां पर कॉन्वेक्स लेंस वो काम करेगा कि लाइट की रेज इस तरीके से आ रही होंगी फैली हुई, और ये क्या करेगा, इन लाइट की फैली हुई जो लाइट आ रही है इनको एक जगह पर फोकस करेगा, एक पॉइंट पर फोकस करेगा। तो इस टाइप के जो लेंस होते हैं उनको अपन बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज कर देगा एक दिशा में, ठीक है। और कॉनकेव लेंस यहां पर क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, लाइट की रे इस तरीके से आ रही होंगी और ये इनको क्या कर देगा, फैला देगा इस तरीके से। चलो अब देखते हैं कि ये मिरर सॉरी ये लेंस कैसे दिखते हैं। आओ देखो, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉनकेव लेंस। आप कैसे पहचानोगे, कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं बीच में से होते हैं थिक, और कॉनकेव लेंस जो होते हैं बीच में से होते हैं थिन, पतले होते हैं बीच में से। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो डॉट दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये भी इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। अब बड़े ही आसान भाषा में समझते हैं कि इनको अपन कैसे बनाएंगे और इनसे इमेज की फॉर्मेशन कैसे होगी। मेरे वर्ड आज बहुत ज्यादा फंबल चल रहे हैं तो मुझे माफ करना। चलो अब अपन देखते हैं कुछ रे रूल्स। रे रूल्स की मदद से ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। जैसा कि रे रूल्स अपन ने मिरर के अंदर पढ़े थे वैसे के वैसे लेंस के अंदर है, लेकिन यहां पर 3 ही है, वहां पर 4 थे आई थिंक, यहां पर 3 ही है। आओ देखो, सबसे पहला रूल ये बोलता है कि अगर लाइट की रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, देखो ये आ रही है पैरेलल, तो वो इस लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के किससे निकलेगी, फोकस से। ओके, रिफ्रैक्शन के बाद में निकलेगी फोकस से। लेकिन अगर लाइट की रे फोकस से ही आए तो वो इस पॉइंट पर रिफ्रैक्ट होकर के इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल ये बोलता है कि अगर लाइट की रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से निकले तो क्या होगा, तो सर कुछ नहीं होगा, सीधी की सीधी चली जाएगी, ये इधर उधर बेंट नहीं होगी। ये है 3 रूल किसके, रे के, और इनकी मदद से ही अपन इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। अब देखो जो ये लेंस है इनकी आप देखो 2 कर्व सरफेस है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। सर ये क्या राइटिंग है आपकी, क्या डायग्राम है, देखो डायग्राम के ऊपर मत जाओ, मेरी भावनाओं के ऊपर जाओ। इनके पास 2 कर्व सरफेस है, तो 2 कर्व सरफेस होने की वजह से इनके पास 2 फोकस होंगे। क्या मतलब, आओ समझो। आप इन दोनों को एक ही ना समझो, ये दोनों अलग अलग है, इसके लिए समझो। ये होगा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस कर्व सरफेस की वजह से, ये जो कर्व सरफेस आपको दिख रही है इसकी वजह से इसका फोकस पॉइंट कहीं यहां होगा, F1 बोल देते हैं, और इस कर्व सरफेस की वजह से इसका फोकस पॉइंट यहां होगा जिसको अपन F2 बोल देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये फोकस, इसकी वजह से ये फोकस, तो इसके पास कितने फोकस, 2 फोकस। अब याद करो मिरर के अंदर यहां पर सेंटर पॉइंट होता था जिसको अपन C बोलते थे, यहां पर C नहीं बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे 2F1। यानी कि ये दिखा रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच की डिस्टेंस अगर 2 है तो ये इसका डबल होगा, यानी कि F1 का डबल होगा ये, इसलिए इसका नाम अपन ने रखा 2F1। और सेम की सेम चीज इधर होगी, यहां पर होगा 2F2। 2F2 का मतलब ये है कि F2 के बीच की जो डिस्टेंस है उसका दुगना होगा 2F2। C की तरह वहां पर C होता था, वो क्या होता था 2F होता था मिरर के अंदर, यहां पर क्या है 2F1। ओके, अब आपको ये बनाना कैसा है, कैसे बनाना है, स्केल की हेल्प से देखो। आपको ये जो लेंस बनाना है बहुत ही ज्यादा पतला बनाना है, इस तरीके से बना दिया। उसके बाद में आपको ऑप्टिकल सेंटर बनाना है बीच में, यहां से आपको डिस्टेंस लेनी है, वो आपके ऊपर है, आप कितनी लेते हो, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे आपने ये जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर ली, तो आप मुझे बताओ O और 2F1 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। O से F1 के बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर और O से F1 के बीच में डिस्टेंस जो है 2F1 के बीच में वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। वैसे के वैसे यहां पर O और F2 के बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर और O और 2F2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी डबल होगी। आगे बात समझ में। अब अपन देखते हैं कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से देखते हैं सबसे पहले। अब यहां पर सबसे पहला है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे पड़ा है, ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे, तो कैसे बनाओगे, समझ में आया। ये आपको बनाना है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, और ये आपको डॉट डॉट से एक लाइन बनानी है। उसके बाद में आपको एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है जिसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब O से
F1 जो है वो आप डिसाइड करो ये डिस्टेंस कितनी लेनी है। मान लो आपने ये डिस्टेंस ले ली 3 सेंटीमीटर, तो आप मुझे बताओ कि O से यहां पर एक पॉइंट होगा, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये होगा 2F1, ये डिस्टेंस होगी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कहां से, O से F1 के बीच की डिस्टेंस होगी 6 सेंटीमीटर, तो F1 अपने आप कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक वैसे ही यहां पर एक पॉइंट होगा, यहां पर एक पॉइंट होगा जो कि होगा F2, और ये डिस्टेंस होगी 3 सेंटीमीटर, और ये होगा 2F2, ये जो डिस्टेंस है O से लगा करके 2F2 के बीच की डिस्टेंस वो होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अगर आप इस तरीके से मार्किंग कर देते हो, उसके बाद में अगर दो लाइट की रेज पैरेलल लेके आते हो, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद में कहां मिलेंगी, F2 पर मिलेंगी। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो उसकी इमेज कहां बनेगी, F2 पे बनेगी। कैसी बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि पॉइंट साइज की होगी, बहुत ही ज्यादा छोटी होगी। समझ में आई। अब देखते हैं अगला केस। अगले केस के अंदर क्या है, अब अपन ने ऑब्जेक्ट रख दिया है 2F1 से बियॉन्ड, पहले C के बियॉन्ड रखते थे, अब 2F1 के बियॉन्ड रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। यहां पर देखो एक लाइट की रे है जो कि पैरेलल टू द एक्सिस है। अगर लाइट की रे पैरेलल टू द एक्सिस हो तो रिफ्रैक्शन के बाद में वो कहां से निकलती है, फोकस से निकल गई। तीसरा लॉ याद करो, तीसरा लॉ ये बोलता था अगर लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तो सीधी निकल जाती है, कहीं नहीं मुड़ती है। अब मुझे बताओ एक दूसरे को कहां कट कर रही है, F2 एंड 2F2 के बीच में कट कर रही है, तो इसकी इमेज यहां बनेगी। इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बनी, रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, यानी कि अभी भी ये ऑब्जेक्ट से छोटी ही है। चलो अब जो ये ऑब्जेक्ट है वो कूद के आ गया है F2F1 के ऊपर, 2F1 के ऊपर ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या होगा भैया, एक लाइन लाइट की रे आई, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से निकलेगी, F2 यानी कि फोकस से निकलेगी। दूसरी लाइट की रे है जो कि आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से, और वो सीधी की सीधी निकल जाएगी, कहीं पर भी इधर उधर नहीं जाएगी। तो ये एक दूसरे को कहां कट कर रही है, ये एक दूसरे को कट कर रही है 2F2 के ऊपर। देखो तो इमेज कहां बनी, 2F2 पर। इमेज एट 2F2 सेम साइज, जैसी साइज ऑब्जेक्ट की वैसी साइज इमेज की बनेगी, और रियल होगी, इन्वर्टेड, यानी कि इसकी खोपड़ी उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट केस देखते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट आ गया है 2F1 एंड F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, तो सेम पहली लाइट की रे आई पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस से निकलेगी, ये निकल गई फोकस से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी, ये किधर भी बेंड नहीं होगी, सीधी की सीधी जाएगी। अब मुझे बताओ इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है 2F2 के परे, बियॉन्ड 2F2, रियल है, इन्वर्टेड है, और थोड़ी सी मैग्निफाइड है। इमेज बियॉन्ड 2F2, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, यानी कि थोड़ी सी बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो कूद के आ गया F1 के ऊपर, F1 के ऊपर आया तो देखो पैरेलल फोकस से निकलेगी, ये थोड़ा सा गलत है, ये फोकस से निकलेगी, और दूसरी जो लाइट की रे वो ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से जा रही है। अब ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये जो लाइट की रे है वो फोकस से निकलेगी इस तरीके से। अब ये लाइट की जो रे एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि ये अपन मान के चल रहे हैं कि इंफिनिटी पे कहीं पे जाकर के मिलेंगे, तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और हाईली मैग्नीफाइड होगी। अब जब ये जो ऑब्जेक्ट है O एंड F1 के बीच में आ गया, तो अब देखो ये दो जो रेज है लाइट की वो एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, यानी कि डाइवर्ज हो रही है, तो ये एक दूसरे से रियल में तो मिलेगी नहीं, तो जो रियल में नहीं मिलता है वो मिलती है इमेजिनेशन में, तो ये यहां कहीं मिलेगी, और इमेज इस साइड बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट है। तो इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट है वहां पर अपने को क्या देखने को मिलेगी, इमेज देखने को मिलेगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि लाइट के रियल में तो कट नहीं कर रही है, रियल में तो एक दूसरे से दूर दूर भाग रही है, लेकिन अपन ने इमेजिनेशन में कट करवाया कि हाँ भाई पीछे कहीं मिलती तो ये होता, अगर वो हमसे मिलती तो ये करते, वो होता, फ्यूचर में इतने होते, उनका नाम ये होते। तो वो इमेजिनेशन है, रियल में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल बनी, सीधी बनी और मैग्नीफाइड। अपन इमेजिनेशन में खुद को हमेशा सीधा ही इमेजिन करते हैं, उल्टा थोड़ी इमेजिन करते हैं। आपकी इमेजिनेशन में आप गलत थोड़ी ना होते हो, आप तो सही होते हो कि मैं तो सही हूं। तो वही बात है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड मैग्नीफाइड है। वर्चुअल यानी कि इमेजिनेशन में आप सीधे हो और आप बहुत बड़े हो, मैग्नीफाइड हो। या चलो अब अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। चलो देखो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां बन रही थी, इमेज की पोजीशन क्या थी, F2 के ऊपर। हाईली डिमिनिश्ड सी, बहुत ही ज्यादा छोटी थी, रियल थी एंड इन्वर्टेड थी। अब बियॉन्ड 2F1,
अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट आ गया है, इंफिनिटी पे नहीं रहा। बियॉन्ड 2f1, 2f1 से पीछे था, तो इमेज की पोजीशन क्या थी, बिटवीन f2 एंड 2f2। साइज कैसी थी, अभी भी छोटी थी, अभी भी कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। जैसे ही 2f1 के ऊपर आया तो इमेज कहां बनी, 8 2f2 पे बनी। सेम साइज है, जैसी साइज ऑब्जेक्ट की वैसी साइज इमेज की, रियल एंड इन्वर्टेड। अब f1 एंड 2f1 के बीच में आ गया तो इमेज कहां बनी, बियॉन्ड 2f2, इन लार्ज यानी कि बड़ी बनी, थोड़ी सी मैग्नीफाइड बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब फोकस के ऊपर आ गया, f1 के ऊपर आ गया तो इमेज कहां बनी, इंफिनिटी पे, बहुत ही ज्यादा बड़ी बनी, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड बनी, अभी भी रियल है और इन्वर्टेड है। लेकिन जैसे ही f1 एंड o के बीच में आया क्या ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनी, सेम साइड पर, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड पर क्या बन गई, इमेज बन गई, बहुत बड़ी बनी, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी और इमेजिनरी इमेज बनी, वास्तविक इमेज नहीं बनी, रियल नहीं बनी। चलो अब कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो देखो, सीबीएसई 2024 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि हाल फिलहाल के अंदर ही पूछा है कि कौन सी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखे, कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए कौन सी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखें कि उसकी जो इमेज है वो सेम साइज की मिले जैसा साइज का ऑब्जेक्ट है। मतलब कि ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज सेम मिलनी चाहिए, वो पोजीशन बताओ कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो याद करो कब ऐसी सिचुएशन आती थी, कब 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 कब। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये है f1 और यहां कहीं है 2f1, ये है f2 और यहां कहीं है 2f2। तो मुझे बताओ कि कहां पर रखें ताकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के बने। क्या हम यहां कहीं नहीं रखते थे उसको? अगर यहां रखते थे तो सेम साइज की अपने को इमेज देखने को मिलती थी, यानी कि 8 2f1 बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ एट द लेंस, ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस फोकल लेंथ का मतलब है 2f1, ये बोल रहे हैं, यानी f1 का डबल। क्या इस 2f1 के पीछे रखने पर? नहीं। एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, प्रिंसिपल फोकस यानी कि इसके ऊपर रखने पर? नहीं। एट द ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कि जो 2f1 है फोकल लेंथ का जो डबल है उसी पर रखने पर? तो हां ये सही है, यानी कि 2f1 के ऊपर अगर आप ऑब्जेक्ट रख दो तो आपको इमेज भी सेम साइज की मिलेगी जिस साइज की क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। चलो भाई अब अपन देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस से, और कॉनकेव लेंस के लिए क्या रूल है आओ वो भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए लाइट की रे पैरेलल आ रही है एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट जो सीधी सीधी आ रही होती है उसको डाइवर्स कर देता है, उसको फैला देता है। तो लाइट की रे आई और उसको इसने ऐसे फैला दिया। अब मुझे बताओ कि ये अब फोकस से तो जाएगी नहीं, तो अपन क्या करते हैं इसे इमेजिनरी, कि ये फोकस से जा रही है, इमेजिनरी। रियल में ये फोकस को दूर दूर तक छू भी नहीं रही है। देखो रियल में तो क्या हो रही है, आई और इस तरीके से भाग गई, इसने इसको फैला दिया। लेकिन हम बोल रहे हैं कि भाई अगर होती तो ऐसा होता, अगर पैरेलल आई तो फोकस से निकलनी चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरा रूल क्या है कि भाई ऑप्टिकल सेंटर से आए तो बस सेम ही चीज है, ऑप्टिकल सेंटर से आता है तो ऑप्टिकल सेंटर बोलता है कि भाई जैसे आए हो वैसे के वैसे जाओ, ये ऐसे चुपचाप निकल जाओ, इधर उधर नहीं जाना। तो ये दो रूल होते हैं, इसी के ऊपर अपन इसके केस देखेंगे। दो ही केस है इसके अंदर, बेचारी के अंदर। वहां पर कॉन्वेक्स लेंस सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दो ही केस होते थे, यहां पर कॉनकेव लेंस के अंदर दो ही केस हो रहे हैं। देखो पहला केस है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब अपने को पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहां है, ये रहा ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे तो अपने को पता ही नहीं है, तो दो लाइट की रे आई टकराई, तो इसने क्या किया, दोनों लाइट की रेस को फैला दिया। समझ में आया, दोनों लाइट की रे आई, इसने फैला दिया, ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे। तो अब अपन ने क्या किया कि अरे यार ये तो फोकस को तो छू भी नहीं रहा है, तो अपन बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो इमेजिनेशन में जब अपन ने लाइन को पीछे किया कि भाई फोकस से निकलती तो इसकी इमेज कहां बनती, f1 के ऊपर ही बनती, और कैसे बनती, पॉइंट साइज बनती और वर्चुअल बनती। इमेजिनेशन में कटकर लाइट की रेस तो निकल गई, एक दूसरे से दूर दूर भाग गई, लेकिन इमेजिनरी। तो इमेज बनी f1 के ऊपर, वर्चुअल है, इरेक्ट है और हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटी बनी। अब केस ये है दूसरा कि इंफिनिटी के अलावा आप ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर कहीं पर भी रख दो प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो मैंने इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दिया, कहीं पर भी,
इमेज अपने को सेम जगह पे ही मिलेगी। तो देखो पहली लाइट की रे आई पैरेलल और इसने इसको ऐसे फैला दिया। अब मैं बोल रहा हूं यार इमेजिनेशन के अंदर कि भाई फोकस से निकलती तो क्या होता, और दूसरी लाइट की रे इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से चुपचाप निकल गई। तो एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, एफ एंड ओ के बीच में कट कर रहे हैं। देखो इमेज बिटवीन एफ एंड ओ के बीच में कट कर रहे हैं, तो यहां पे इसकी इमेज बनेगी। क्या ये रियल में लाइट की रेज एक दूसरे को कट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लेंस है वो तो लाइट की रे को डाइवर्स कर देता है, लाइट की रे उसको ऐसा फैला देता है। तो रियल में तो नहीं कट कर रही है, लेकिन इमेजिनरी में कट कर रही है। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट यानी कि सीधी है और बहुत ही ज्यादा छोटी है। चलो भाई अब अपन देखते हैं जो अभी अपन पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस कहां बना था, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं। कॉनकेव लेंस इमेज कहां बनाएगा, जब इंफिनिटी पे था तो पोजीशन क्या थी इमेज की, F1 के ऊपर, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब कॉनकेव लेंस के लिए अपन ने ऑब्जेक्ट को उस प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी रख दिया। ये है आपका कॉनकेव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर। अब ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो, कहीं पर भी, तो इमेज कहां बनेगी। ये बोल रहा है कि एक लाइट की रे पैरेलल जाएगी और जैसे ही पैरेलल जाएगी ये क्या करेगा, उसको इस तरीके से फैला देगा और दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के सीधे सीधे जाएगी। तो ये है आपका F1 एंड ये है O। तो ये बोल रहा है कि अगर लाइट को आप इस तरीके से पीछे मिलाते तो ये ऐसा होता, और कहां कट कर रही है, इस तरफ F1 एंड O के बीच में। तो इमेज कहां बन रही है, F1 एंड O के बीच में बन रही है, बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में। डिमिनिश छोटी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लाइट की रे रियल में तो कट नहीं कर रही है, वर्चुअली कट कर रही है। तो इमेज भी कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड सीधी बनेगी। अब अपन साइन कन्वेंशन देख लेते हैं और लेंस फॉर्मूला देख लेते हैं। मैं पहले पानी पी लेता हूं, उसके बाद बताता हूं आपको। चलिए अब अपन देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। लेंस के लिए साइन कन्वेंशन, अब देखो बात हुई है साइन कन्वेंशन का यूज क्यों कर रहे हैं अपन, ताकि अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे वो है लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। देखते हैं लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये होता है आपका लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर साइन कैसे लेने हैं, v माइनस में लेना है, प्लस में लेना है, u प्लस में माइनस में, किस तरीके से लेना है उसको सीखेंगे साइन कन्वेंशन के अंदर। आओ देखें। सबसे पहले अपन देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, बीच में से मोटा होता है। ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहां पर होगा पॉजिटिव, यहां पर होगा नेगेटिव, सेम मिरर की तरह। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान रखो कि यहां पर होगा रिफ्रैक्शन, यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता था, लाइट ऐसे बाउंस बैक करती थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर लाइट की रे आएगी इस तरीके से और या फोकस से निकलेगी। तो मुझे एक बात बताओ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी, पॉजिटिव में फोकल लेंथ, ठीक है। और यहां पर जो अपन ऑब्जेक्ट रखेंगे वो नेगेटिव साइड में रखेंगे या पॉजिटिव साइड में। ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट हमेशा ही नेगेटिव साइड में रखा जाएगा, यानी कि U नेगेटिव होगा। चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, जो भी व्हाटएवर, हमेशा नेगेटिव साइड में रखा जाएगा। तो मुझे बताओ कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा, उसका क्या सीन होगा। तो उसका ऐसा सीन होगा, देखो भैया ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर लाइट की रे आएगी और इस तरीके से ये इसको फैला देगा। तो इस केस के अंदर क्या होगा, अपन लाइट की रे को इस तरीके पीछे कहीं मिलाएंगे और ये यहां कहीं मिलेगी। थोड़ा गलत हो गया, ओके, यहां कहीं एक दूसरे को कट करी और इसका फोकस यहां होगा। ये होता है नेगेटिव साइड, ये होता है पॉजिटिव साइड। तो कॉनकेव मिरर के लिए, सॉरी कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, देख के बताओ। फोकल लेंथ किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए कैसी होगी, नेगेटिव, ठीक है, समझ में आई। और यू तो नेगेटिव हो गई, आपको पता है। अब यहां पर मैग्निफिकेशन का क्या सीन है, मैग्निफिकेशन भी तो निकालना पड़ेगा। तो m इज टू होता है HI अपॉन HO, वो यहां पर भी सही है, लेकिन दूसरा अपन m इज टू निकालते थे V अपॉन U।
मिरर के अंदर यहां पर अपन माइनस लगाते थे, याद है आपको, लेकिन यहां पर माइनस नहीं लगेगा, इस तरीके से होगा। यहां पर अपन मैग्निफिकेशन निकालेंगे, उस मैग्निफिकेशन की हेल्प से हाइट ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन निकाल सकते हैं। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में होगा और हाइट ऑफ इमेज कैसे होगा, नेगेटिव। ये मिरर वाला सेम कंसेप्ट है, याद है आपको? अरे भैया याद है क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में, ठीक है। बाकी ये है आपके सामने साइन कन्वेंशन। अब इसके ऊपर करते हैं अपन क्वेश्चन, क्वेश्चन से ही कहानी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। आप इधर आ जाओ और आप नीचे चले जाओ। चलो देखो, ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर मैं करवाता हूं। पीका पीका किया क्या? चलो अब मैं करवाता हूं। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, जो कि रखा गया है डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, आराम से लिखते हैं। सबसे पहले दे रखी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में लिया जाता है वो है प्लस की 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में ये बोल रहा है कि यू दे रखा है ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो है 30 सेंटीमीटर। तो हमें पता है यू हमेशा ही नेगेटिव का अंदर लिया जाता है, वो है माइनस का 30 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ फोकल लेंथ प्लस की होगी या माइनस की होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, लेकिन फोकल लेंथ है किसकी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। किसकी है? कॉन्वेक्स लेंस की। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कहां होती है? इस साइड, और ये होती है प्लस साइड, यानी कि फोकल लेंथ होगी प्लस, ठीक है। अब अपने को क्या क्या डिटरमाइन करना है? अपने को डिटरमाइन करना है इमेज की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से इमेज की क्या डिस्टेंस होगी, यानी कि v कैलकुलेट करना है अपने को। ये रहा v कैलकुलेट करना है। उसके बाद में हाइट ऑफ द इमेज hi कैलकुलेट करना है। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। आओ करें चलो देखो, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना है? 20 है, माइनस 1/v कैलकुलेट करना है, माइनस 1/u कितना दे रखा है, और u कितना है माइनस का 30 सेंटीमीटर। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1/30 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा वापस। तो 1/20 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। यही है। आगे सॉल्व करो। एलसीएम आ गया आपका 63 माइनस 2 यानी कि 1/60। ये क्या आ गया? ये आ गया 1/v। तो यहां से v कितना आएगा इसको कर देंगे उल्टा, तो v आ गया आपका 60 सेंटीमीटर, वो भी कैसा? पॉजिटिव का, ठीक है। 1/v को उल्टा किया तो 60 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव का। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है? अब अपने को कैलकुलेट करना है सर हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज किस फॉर्मूले के अंदर आता है? m इक्वल्स टू hi डिवाइडेड बाय ho। क्या ये फॉर्मूला होता है? लेकिन हमारे पास m नहीं है, हमारे पास hi नहीं है, हमारे पास है ओनली ho। ये रहा ho। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है प्लस 4 सेंटीमीटर। E का मतलब क्या हुआ? E का मतलब E हुआ कि हमको m निकालना पड़ेगा, वो होता है v/u। अब यहां पर ध्यान से देखो, माइनस नहीं आएगा यहां पर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये है लेंस, लेंस के अंदर माइनस नहीं आता है, मैग्निफिकेशन के अंदर। अब देखो कंफ्यूजन तो होगा, इसलिए बोलते हैं कि आपको थोड़ा तो याद करना पड़ेगा ना भाई। तो यहां से अपन कैलकुलेट करेंगे m। कैसे कैलकुलेट करेंगे? v कितना दे रखा है? अभी कैलकुलेट किया 60 प्लस का माइनस का 30, u की वैल्यू कितनी है? माइनस की 30 सेंटीमीटर। अब यहां से क्या आएगा? 1/2 सॉरी -2 क्या आएगा? माइनस का 2 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू है? m की वैल्यू। m की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे और अपने पास hi आ जाएगा। माइनस का 2 इज इक्वल टू hi डिवाइडेड बाय प्लस का 4, ठीक है। hi कितना आ गया? माइनस का 8 सेंटीमीटर। माइनस का 8 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ आपको पता है? माइनस का 8 सेंटीमीटर का मतलब हुआ, माइनस का मीन्स होता है उल्टा। देखो प्लस का मतलब होता है इस तरीके से सीधा इरेक्ट, माइनस का मतलब होता है ऐसे उल्टा इरेक्ट, ये ऐसे इन्वर्टेड। तो माइनस का 8 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। यानी कि मैग्निफिकेशन कितना हुआ है?
2 गुना। तो ये देखो मैग्निफिकेशन कितना आया, 2 गुना आया। और माइनस का 2 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज डबल तो है ऑब्जेक्ट से, लेकिन कैसी है, उल्टी है, इस तरीके से इनवर्टेड है। तो ये इंफॉर्मेशन अपने को देखने को मिलती है जब अपन सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन को। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिली, अपने को इंफॉर्मेशन देखने को मिली कि सर ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट है 8 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 8 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि 2 गुना मैग्निफाइड है इमेज, मतलब बड़ी है। और माइनस का मतलब हुआ इनवर्टेड है, यानी कि उल्टी है। खोपड़ी कैसी है, उल्टी। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप करो फिर मैं करवाऊंगा। किया, चलो अब मैं करवाता हूं। जीने का सही ढंग सीखे हम उसके संसार जमाने तने पहचाने ये डोरी। द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर अ लेंस इज -2, यानी कि m दे रखा है अपने को -2। यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एंड कंसीडरिंग दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस, यानी कि u दे रखा है कितना, -20। तो अपने को कैलकुलेट करना है इमेज की नेचर क्या होगी, मतलब अपने को बताना है साइज वाइज ये बताना है। तो देखो यहां से मेरे को एक बताओ, मैग्निफिकेशन है -2, तो आप मुझे क्या ये बता सकते हो कि जो इमेज है वो कैसी होगी, इमेज का नेचर कैसा होगा। देखो m2 यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट का कितना होगा, डबल, ऑब्जेक्ट से तो डबल होगा, और माइनस का मतलब कैसा होगा, इन्वर्टेड। तो अपन यहां पर बोल सकते हैं नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, पहले तो होगा रियल, रियल बनेगी, उसके बाद में कैसी होगी, इन्वर्टेड, और डबल इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डबल होगी साइज में ऑब्जेक्ट से, डबल इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो यहां पर भी यही आंसर आएगा, डबल, DOUBLED, डबल द साइज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन कहां होगी, कहां होगी इमेज की पोजीशन बताओ, इमेज की पोजीशन क्या होगी मेरे भाई, यानी कि अपने को कैलकुलेट करना है v, यही तो कैलकुलेट करना है। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या हुआ, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज, दोनों ही सेम ही चीज है, यानी कि वे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे वी कैलकुलेट, देखो m दे रखा है, u दे रखा है, तो मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसके अंदर m भी आता हो, v भी आता हो और u भी आता हो, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है। एक मैंने पढ़ा तो था, v डिवाइडेड बाई u, ये -2 दे रखा है, v कैलकुलेट करना है, u दे रखा है -20, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था ना, कभी पढ़ा तो था। चलो यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं v, m कितना दे रखा है -2 और u कितना दे रखा है 20, और अपने को पता है -20, तो यहां से ये इधर जाएगा, तो मुझे बताओ v क्या आएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। चलो चौथा आंसर है साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, इमेज के लिए साइन क्या होगा, तो नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसने खुद नहीं दे रखा है नेगेटिव। देखो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि देखो ये है आपका लेंस, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो इस तरीके से उल्टी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से पड़ा हुआ है, ये होता है इरेक्ट, ये होता है इनवर्टेड, तो इमेज जो बनी है वो कैसे बनी है, इनवर्टेड बनी है, यानी कि उल्टी बनी हुई है, खोपड़ी इसकी उल्टी है। ये नेगेटिव साइन इसको जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहां तक कोई भी लफड़ा नहीं। चलो अब अपन देखते हैं लेंस की पावर। देखो पावर का मतलब क्या होता है, कितनी पावर है तेरे में। लेंस क्या कर सकता है, या तो लाइट को फैला सकता है या लाइट को एक सेंटर पर फोकस कर सकता है। भाई कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, वो लाइट की जो रे आ रही है इस तरीके से पैरेलल, उनको एक फोकस करता है इस तरीके से। और कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट की रे आ रही है उनको ऐसे फैला देता है। तो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ ए लेंस, कि कितनी कन्वर्ज कर सकता है या फिर कितना डाइवर्ज कर सकता है, वो उसकी पावर हो गई। तो यहां पर पावर का मतलब वो किसी को पीटना या फिर किसी चीज को लिफ्ट करना नहीं है। लेंस का काम होता है लाइट की रे के साथ छेड़छाड़ करना, या तो उसको कन्वर्ज कर देना या उसको डाइवर्ज कर देना। अब वो कितना डाइवर्ज कर सकता है, कितना कन्वर्ज कर सकता है, वही होती है लेंस की पावर। द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट की रेज। It's numerically equal to the reciprocal of the focal length of the lens in meters. ये दूसरी लाइन समझ में नहीं आई, पहली तो समझ में आई, दूसरी लाइन समझ में नहीं आई।
आओ आपको समझाएं। ये दूसरी लाइन बोल रहा है कि P इक्वल टू होता है 1/f। हाँ f यानी कि फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ यहां पर ये बोल रहा है कि भैया मीटर में रखना। अगर सेंटीमीटर में हो तो उसको मीटर में कैसे बदलेंगे? अगर 1 सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलना है तो मैं क्या करूं, मर जाऊं। 100 से उसको डिवाइड कर दो, तो 100 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, 0.01। क्या हो गया, मीटर। चलो इसको मैं हटा देता हूं ताकि मेरे को और भी चीजें समझ आनी है। ये होगा मीटर में, ठीक है। और इस P की यूनिट होती है डायोप्टर, यानी कि इसको D भी लिखते हैं अपन ऐसे, कैपिटल D, डायोप्टर। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में। मास को किस में मेजर करते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में। तो उसी तरीके से लेंस की पावर को जिसमें मेजर करेंगे उसको बोलते हैं डायोप्टर। और डायोप्टर P इक्वल टू होता है 1/f, और यहां पर f होता है मीटर में, f क्या है, फोकल लेंथ है। अब देखो कॉन्वेक्स जो लेंस होगा, अब समझो, कॉन्वेक्स लेंस होगा उसकी जो पावर होगी वो होगी प्लस में, +2 +3 सो ऑन। और जो कॉनकेव लेंस होगा उसकी पावर जो होगी वो होगी -2 -3 -1। अब देखो मैंने जो ये चश्मा पहन रखा है इसकी जो पावर है वो माइनस में है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो मेरे चश्मे के अंदर जो लेंस लगा हुआ है वो कौन सा है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस है। तो माइनस की पावर ये दिखा रहा है कि आपके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ है। अब मुझे दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है, यानी कि कुछ फीट के बाद, 3 से 4 फीट के बाद मुझे चीजें थोड़ी सी धुंधली दिखाई देने लगती है, क्लियर नहीं दिखाई देती। तो ये लेंस क्या करेगा, लाइट की रेज आ रही है, उन लाइट की रेज को क्या करेगा, फैला देगा, ताकि मेरे को जो है चीजें क्लियरली दिखे, मेरे को लाइट की रेज फैली हुई दिखे, ठीक है। तो आपको यहां पर मैं ये बताना चाह रहा था कि कॉनकेव लेंस के अंदर पावर माइनस के अंदर होती है और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर पावर प्लस के अंदर होती है, ठीक है। तो आपको बोलूं मैं +2 पावर है डायोप्टर, तो आप बताओ लेंस कौन सा है, तो आप बोल दो कि कॉन्वेक्स लेंस है उसके पास। और अगर आपको कोई बोले कि मुझे दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है, मेरी आंखों का जो नंबर है वो है -1 -2, तो मेरे जो चश्मे लगे हुए हैं वो भी -1 -2 के हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे चश्मे में कौन सा लेंस है, तो कॉनकेव लेंस है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब यह हुआ कि अगर मैं एक के बाद एक लेंस को जोड़ता चला जाऊं, जैसे कि ये एक लेंस, ये 2 लेंस, ये 3 लेंस, ये 4 लेंस, ये 5, ये 6, ऐसे सो ऑन, इनको एक साथ ऐसे ले आया, तो पावर क्या होगी, जुड़ेगी। यानी कि P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन, जितने आप लेंस को एक साथ जोड़ रहे हो। अब वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, आप किन लेंसों की सीरीज बना रहे हो। तो क्या यहां से मैं ये लिख सकता हूं 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। ये होता है आपका पावर ऑफ लेंस। समझ में आई बात। यहां से आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, P इक्वल टू होता है 1/f, f हमेशा मीटर में रखना होता है। P की यूनिट यानी कि लेंस के पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। अब पावर क्या होती है, पावर, लेंस की पावर का मतलब यह है कि जो लेंस है वो लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकता है और कितना डाइवर्ज कर सकता है, उसकी वो क्षमता, उसकी वो पावर लेंस की पावर कहलाती है। अब कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो होता है प्लस में, उसकी पावर प्लस में होती है, और कॉनकेव की जो पावर होती है लेंस की वो होती है माइनस में। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि जितने आप लेंस को सीरीज में जोड़ोगे उनकी पावर भी आपस में जुड़ती जाएगी। तो ये समझ में आया पोर्शन, ओके। अब करते हैं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन इसके ऊपर, और आपको समझ में आ जाएगा कि, और ये जो क्वेश्चन है 2025 के अंदर ही पूछा गया, यानी कि अभी अभी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखते रहिए। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है और पावर है +2, ठीक है। एक लेंस से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है और पावर +2D, यानी कि +2 डायोप्टर है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। कौन सा लेंस है भाई, कॉन्वेक्स लेंस। ये सी यहां क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स, ओके। अब अपने को कैलकुलेट करनी है फोकल लेंथ
उसके बाद में कैलकुलेट करना है v, अपने को क्या क्या दे रखा है, p दे रखा है, वो कितना दे रखा है +2d, और अपने को दे रखा है u, वो कितना दे रखा है -1 मीटर। चलो कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पे लगाएंगे अपन, सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, अपन कैलकुलेट करेंगे फोकल लेंथ। तो मुझे एक बात बताओ, क्या p = होता है 1/f? जी हाँ, और ये कितना है +2 1/f। यहां से f आ गया आपका 1/2, वो भी कैसा, प्लस का। अब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि आगे कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। अगर मैं इसको 0.5 लिख दूं तो आगे कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। ये किसमें है, मीटर में। चलो अब देखो 1/f = 1/v - 1/u, ये क्या है, लेंथ फॉर्मूला। यहां से मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं, 1/v। 1/f कितना है, 1/u कितना है, -1 मीटर। माइनस माइनस यहां से क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस का 1 जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि यहां से ये हो गया 2 माइनस का 1 = 1/v। तो यहां से हो जाएगा 1 = 1/v, यानी कि v = 1 मीटर। जे हो, चलो समझ में आया कैसे हुआ। देखो चलो देखो, यहां से f = क्या आया, हाफ। ये किसमें है, मीटर में। अब यहां पर f की जगह मैंने क्या रखा, हाफ रखा। अब यहां से प्लस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब ये हाफ है, ऊपर जाएगा 2 हो गया, इस तरीके से 1/हाफ ऊपर जाएगा तो 2, ये प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1, 2 में से 1 गया 1। 1/v की वैल्यू क्या आई है, 1/1। तो इसको उल्टा करो, कैसे करो, v = 1 मीटर आएगा। चलो भाई, अब अपन देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अभी तक आप समझ चुके होंगे, फिर भी डेफिनेशन दे देते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने पर उसका बेंट हो जाना, रे ऑफ लाइट का बेंट हो जाना रिफ्रैक्शन कहलाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन डायरेक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड। अब ये होता क्यों है, क्यों लाइट की जो रे है वो बेंट हो जाती है, जबकि हम ये जानते हैं कि लाइट के अंदर तो कोई मास ही नहीं होता, तो वो बेंट कैसे हो जाती है। ये इसलिए होती है क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज होती है मीडियम के हिसाब से। अब आप खुद सोच के देखो, एक ग्लास के अंदर भाग रहा है कोई व्यक्ति, सोच के देखो, ग्लास के अंदर अपन भाग नहीं सकते लेकिन फिर भी, और एक हवा के अंदर अपन भाग रहे हैं, तो कहां अपने को डिफिकल्टी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अपन वाटर ले लेते हैं, वाटर के अंदर तो अपन स्विम करते हैं, तो वाटर के अंदर चलना और नॉर्मली चलना, अपन कहां तेज चलेंगे, जाहिर सी बात है जहां पर एयर होगी, यानी एयर में अपन तेज चलेंगे क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन वाटर के अंदर वाटर रेजिस्ट करता है अपने मूवमेंट को, तो सेम वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है, डेंस मीडियम है, और एयर क्या है, वो है थिन मीडियम। तो देखो यहां पर क्या होगा, लाइट की जो स्पीड है वो एयर में ज्यादा होगी, और वाटर या फिर डेंस मीडियम जो होता है, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, वहां पर लाइट की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। इसलिए लाइट की जो रे है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, कुछ इस तरीके से। यहां पर देखो, ये है नॉर्मल और ये है एक सरफेस। ये जो सरफेस जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली एक लाइन है, किसके बीच में, मीडियम के बीच में। यहां पर है एयर और ये क्या है, वाटर। अब देखो लाइट की रे कुछ इस तरीके से आई, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये आई। लेकिन जैसे ही ये दूसरे मीडियम के अंदर गई तो ये थोड़ी सी इस नॉर्मल की तरफ झुक गई, थोड़ी सी इस नॉर्मल की तरफ झुक गई, यानी कि क्या हो गया, थोड़ी सी लाइट के अंदर बेंड हो गई। इसी वजह से ये देखो पेंसिल इस तरीके से अपने को पानी के अंदर थोड़ी सी इस तरीके से दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि लाइट की रे नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक गई, इसलिए लाइट की सॉरी ये पेंसिल जो है अपने को बेंड दिखती है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ गई बात। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये रिफ्रैक्शन होता कैसा है और मीडियम चेंज होने पर इसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। देखो ये है डेंस मीडियम और ये है रेयर मीडियम। डेंस मीडियम का मतलब है थोड़ा सा गाढ़ा मीडियम, गाढ़ा मीडियम मतलब जिसके अंदर मौत आए चलने में। फॉर एग्जांपल ये है ग्लास एंड ये है एयर। तो अब लाइट की रे जब इसके अंदर ट्रेवल करेगी तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो किस तरीके से बेंट होगी वो देखते हैं। ये है आपका नॉर्मल। देखो लाइट की रे, देखो सीधी लाइन, ये लाइट की सीधी लाइन मेरे को यहां से लेके आनी पड़ेगी। लाइन 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 शेप के अंदर मेरे को चाहिए लाइन, लाइन। ये लाइट की रे इस तरीके से आ रही थी, ये है डेंस मीडियम और ये है एयर, ये है एयर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या लाइट की रे कुछ इस तरीके से इस नॉर्मल से दूर हो जाएगी?
जानी तो लाइट की रे को इस तरीके से था, लाइट की रे को इस तरीके से जाना था, लेकिन ये नॉर्मल से दूर भाग गई। नॉर्मल से ये दूर क्यों हुई? क्योंकि एयर के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, वो आराम से चलेगी, लेकिन डेंस मीडियम, यहां पर ग्लास का मीडियम है, तो लाइट यहां पर मुश्किल से चल रही होगी, लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई होगी। तो यहां पर जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, लाइट की जो रे है वो इस नॉर्मल से थोड़ी सी दूर हट गई, ठीक है। लेकिन अगर रेयर से डेंस में जाए, अरे ये मिटेगा नहीं, अगर रेयर से लाइट की रे डेंस मीडियम में जाए तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आओ देखें, आओ देखें भाई, देखें भाई, चलो देखते हैं। इंसिडेंट रे, अब देखो जानी तो ये इस तरफ चाहिए थी, लेकिन ये क्या होगी, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी इस तरीके से। ये क्या है आपका, ये है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से दूर जानी चाहिए थी, लेकिन नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, क्योंकि अब मीडियम कौन सा हो गया, डेंस हो गया, यानी कि लाइट की स्पीड थोड़ी सी धीमे पड़ गई होगी, इस तरीके से भागती हुई। इसको जाना तो इस तरीके से था, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरफ झुक गई, नॉर्मल की तरफ। तो ये कब होता है? जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ आ जाती है, जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम यानी कि हल्के मीडियम में जाती है तो इस नॉर्मल से दूर चली जाती है। समझ में आ गई बात? चलो भाई, अब अपन देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है? आओ पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्या मतलब हुआ इसका? आओ समझो। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ईटा से शो किया जाता है इस तरीके से। तो ये बोल रहा है कि ईटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वी। क्या? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बोलता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है? आप सभी को पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये है। और ये बोल रहा है कि ये कोई मीडियम है जो आप डिसाइड करो, या आप डिसाइड करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास ले लिया, तो ये बोल रहा है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में डिवाइडेड बाय आप जो भी मीडियम लो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। मैंने कहा फॉर एग्जांपल, इसको अभी हटाते हैं अपन। फॉर एग्जांपल मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिखाना है अपने को? ग्लास का। तो नीटा ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो होगा लाइट की स्पीड वैक्यूम में डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड ग्लास में। आप ये मेरे को दे दो, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरीके से लिखना होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। चलो अब देखो, एक और चीज होती है ईटा 1 2, इस तरीके से लिखा होता है। इस तरीके से लिखने का मतलब ये होता है एक मीडियम और ये दूसरा मीडियम, लाइट की स्पीड इन दो मीडियम, यहां पे दो मीडियम है, एक मीडियम और दूसरा मीडियम, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? लाइट की स्पीड एन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड इन मीडियम 2। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में? चलो आराम से समझाता हूं। देखो, ये क्या है? लाइट की स्पीड इन वैक्यूम, इसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यह होता है कि वैक्यूम डिवाइडेड बाय आपका जो मीडियम है उससे डिवाइड करोगे तो आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगी वो होगी एब्सोल्यूट, यानी कि आप एब्सोल्यूट से तुलना कर रहे हो। अब यहां पर अपन कंपेयर किससे कर रहे हैं? दो मीडियम से, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, फॉर एग्जांपल आपने लिखा ईटा ग्लास एंड वाटर, GW। आप मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड डिवाइडेड बाय वाटर के अंदर लाइट की स्पीड, तो आपको ईटा मिल जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगी। इसको कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर? ग्लास के अंदर, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो आपको क्या मिल जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो जो पहले लिखा हुआ होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो बाद में लिखा हुआ होता है उसको डिवाइडेड में नीचे लिखते हैं। यह है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यह होता है एब्सोल्यूट। जब आपसे पूछे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए? ग्लास के लिए, तो आप क्या करोगे? ईटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वी,
और V यहां पर रखना है आपको ग्लास का, और C आपको पता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रखा, और आपको स्पीड देगा ग्लास के अंदर, तो आप ईटा निकाल पाओगे। लेकिन अगर वो आपको 2 मीडियम दे दे तो अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये अब किसी मीडियम के लिए है, ठीक है। चलो यहां पर आपका लेक्चर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने यहां तक मुझे झेला, उसके लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जल्द ही आपके लिए एक सीरीज लेकर के आने वाला हूं जिसके अंदर अपन मैराथन रन करेंगे। अपन क्या करेंगे, पूरी की पूरी केमिस्ट्री को एक ही वीडियो के अंदर खत्म कर देंगे। मैं जस्ट 2 या 3 दिन के बाद में वो सीरीज लेके आ रहा हूं। अगर आप देखना चाहते हो तो जरूर हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद एक बार फिर, मिलते हैं अगले वीडियो में।